हेलो 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 हेलो, अभी चेक करें एक बार। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और दोस्त हमेशा की तरह बड़ा खुशी का माहौल है कि चारों तरफ सारे लोग जो हैं वो हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। तो मतलब नववर्ष आ चुका है, एक नया साल आ चुका है। दरअसल में एक नया दिन ही हुआ है, ठीक है। हमेशा की तरह एक नया दिन हुआ है, लेकिन फिर भी चीयर अप करने के लिए कुछ मिले तो अच्छी बात है, खुशी मनाने के लिए। लेकिन खुशी मनाने के पीछे का पहलू साथी एक और है कि आपके रिवाइवल के लिए, यानी कि आप फिर से पुनर्जीवित हों, ये एक मौका होता है। वो आप अपने जीवन में कभी भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी को ही आप कोई चुनाव करेंगे तभी हो पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा आप अपने आप को मतलब एक टारगेट दे सकते हैं नए वर्ष पर कि भाई मेरा ये टारगेट रहेगा इस वर्ष में और मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है। नहीं होती हैं तो प्रसन्न नहीं होऊंगा, अचीव हो जाती हैं तो उससे आगे का कोई और रास्ता है तो वो तय करूंगा, ठीक है। फाइनली कहने का मतलब है कि खुश रहना सीखना होगा, ठीक है। जो भी टारगेट आप उसको अचीव कर पाएं या नहीं कर पाएं फाइनली, क्योंकि आप मान के चलो असंतुष्ट रह जाएंगे, असंतुष्ट हो भी गए आप किसी चीज से, तो असंतुष्ट होने भर से जो है जीवन का निर्वाह नहीं हो जाता और जीवन व्यतीत भी नहीं हो जाता। सीधी सी बात है कि जीवन आपको एक संतुष्टि के साथ में जीना होगा, वर्तमान में जीना होगा, जैसे भी वर्तमान के हालात होंगे। और हमारे वर्तमान के हालात कई बार मुख्यतः, मतलब मैं अगर कहूं ज्यादातर इस बात का प्रतिशत है कि वो हमारे अतीत पर निर्भर होते हैं। हमारा जो पिछला समय बीत चुका है उस पर हमारा वर्तमान निर्भर रहता है। तो मैं तो आप सब लोगों के लिए यही मतलब अपेक्षा रखूंगा कि आप कुछ बेहतर करें, ठीक है। और साथ में ये आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि आपके आने वाला जो कल है उसको आप बेहतर बनाएं, लेकिन उसके लिए आपको वर्तमान में बहुत मेहनत की आवश्यकता होगी, ठीक है। कुछ भी अचीव करने के लिए हमेशा एक मेहनत की आवश्यकता होती है। और एक छात्र जो है अपने जीवन में एक एम्बिगियस कंडीशन में होता है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो दोस्त, होगा या नहीं होगा सोचने की बात नहीं है, आप उस बारे में विचार ना करें। बड़ी बात यह है कि जो करना था, जो करने के लिए जरूरी है, क्या वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम खुद को सफल देखना चाहते हैं तो उस सफल होने के लिए जिस रास्ते की आवश्यकता है या जिस मेहनत की आवश्यकता है वो हम करते हैं या नहीं करते हैं। तो खुद से प्रॉमिस करिए, अगर नहीं करते थे तो करेंगे। तो इसी को कहते हैं प्राचीन से नवीन होना, यानी कि पुराने से नया आपको होना पड़ेगा, तभी नए वर्ष का महत्व है, अन्यथा कोई महत्व नहीं है। तो दोस्त, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आपका किसको, आर्टिकल 19 को, जिसमें आपका 6 सतताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, जो 6 फ्रीडम्स है। आर्टिकल 20 अपराधों से 2 सिद्धि में संरक्षण बताता है। आर्टिकल 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को बताता है, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल अगर मैं बात करूं, एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाले आर्टिकल हैं। परीक्षा में इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आप किसी भी वर्ष का, चाहे आप यूपीएससी का पेपर उठाएं, चाहे आप कोई वनडे एग्जाम का पेपर उठाएं, एसएससी का, तो बनता ही है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे, एक बार थम्स अप कर देंगे जी, हम अब एकाग्र होकर पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो नोट बनाएंगे सारे लोग नोट बनाएंगे। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 14 से 18 को पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं आपका किसको, स्वतंत्रता के अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार की जब मैं बात आपसे कर रहा हूं तो बताना किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक। स्वतंत्रता का अधिकार, जो राइट टू फ्रीडम की बात हम कर रहे हैं, वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल है। तो आप कहेंगे भैया वो आर्टिकल 19 से लेकर के आपका 22 तक है। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है, इसी को हमको पढ़ना है। तो आप लिखेंगे, क्या बोलेंगे यहां पर, आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। यहां से शुरू करते हैं। देखो, आर्टिकल 19 का मतलब है आपका, यहां पर 6 स्वतंत्रताएं दी गई। वो 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं उनकी हम बात करेंगे। याद रख लेना, कहीं किनारे पर लिखना है इसको। जब हमारा संविधान लिखा गया था तो मूल संविधान में तब आर्टिकल 19 में 7 स्वतंत्रताएं होती थी। मूल संविधान में कितनी होती थी, 7 फ्रीडम थी, 7 फ्रीडम, ठीक है। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ आपका कि एक को हटा दिया गया और जो 7 स्वतंत्रता थी, याद रख लेना, 44वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम इसको लिखते हैं, 1978 से आर्टिकल 19(1)(f), कौन सा, 1 का F हटा दिया गया। अब हटा दिया गया तो क्या खत्म कर दिया गया, नहीं, सिर्फ मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब वर्तमान की उसकी स्थिति कहां पर है, अब भाग 12 जो पार्ट 12 है हमारा, भाग 12 में आर्टिकल 300A या 300 के भी हम कह सकते हैं, में एक संवैधानिक तो हो गई, लेकिन अगर और बात करें तो एक लीगल राइट बन गया है, एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो ये कौन सा अधिकार है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा है जो अब एक लीगल राइट बन गया है। लीगल राइट, देखो संवैधानिक अधिकार तो वो पहले भी था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो वो तभी था,
क्योंकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में जो लिखा गया है वह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो वह जब आर्टिकल 19 में था तभी भी था, और अब आर्टिकल 300A में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो अभी भी है। फिर उसकी प्रवृत्ति कौन सी बदली है कि अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल तो अभी भी है, लेकिन वो अभी क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, और पहले वो आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो 19(1) के F में क्या है, संपत्ति का अधिकार। इसको नोट कर लीजिए, हम किस अधिकार की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब मुझे बताएं, जब एक को हटा दिया गया तो पहले 7 थे, तो वर्तमान में कितने हो गए आपका, वर्तमान में कितने आपका फंडामेंटल राइट बच गए। यहां पर फंडामेंटल राइट तो उतने ही होंगे, लेकिन वर्तमान में मैं पूछूं आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रताएं बची हैं, तो आप कहेंगे 6। कितनी फ्रीडम है यहां पर, 6 स्वतंत्रताएं वर्तमान में है, पहले वो 7 हुआ करती थी। छोटी सी बात है। अब शुरू करेंगे तो अब अच्छा लगेगा। शुरू करें कहां से, आर्टिकल 19(1) का सब सेक्शन ए क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका क्या अर्थ हुआ, वाक का मतलब क्या होता है, बोलना। बोलना यानी कि कोई स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्यारे साथी, मैंने आपको बताया था और मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताएं किसी बात को आपको अपने विचार को प्रकट करना है तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं, जरा बताएं। आप कहेंगे भैया या तो हम इसको बोलकर, या फिर इसको हम लिखकर, या फिर इसको हम संकेतों के माध्यम से। यानी कि मैंने कहा था भाषा के 3 प्रकार होते हैं आपका, एक मौखिक होती है ओरल, एक आपका रिटन यानी लिखित होती है, और एक होती है सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक। सिंबॉलिक में वो सभी आता है, जैसे हम कोई चित्र बना के कोई विरोध प्रकट कर दें, और या कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे जो आपका सैंड आर्टिस्ट होते हैं, रेत के कलाकार हैं, वह समुद्र के किनारे जाकर के किसी को कुछ डिवोट करते हैं, किसी का बर्थडे, किसी की 100वीं जयंती को। देखा है, थम्स अप करके बताएं मुझे। आप कहेंगे हाँ जी, रेत कलाकारों को हमने देखा है। तो कोई चित्र कुछ आदि किसी प्रकार का हम भाव प्रदर्शित करके भी दिखा सकते हैं, तो वो सब किस में आता है, वो सिंबॉलिक होता है। कैसा होता है, सांकेतिक होता है। यानी हम अपने विचारों को चाहे तो लिखकर, चाहे तो बोलकर, और चाहे तो संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमको कौन सा आर्टिकल स्वतंत्रता देता है, ये 19(1) का ए हमको स्वतंत्रता देता है। यानी इसमें 2 बातें आई। एक तो क्या बोलेंगे, 2 बातें आई, अपना जो विचार है, आपका जो थॉट है, आप क्या सोचते हैं। एक तो मैंने कहा था कि भाई आंतरिक तब तक है जब तक आप उसको अंदर अंदर सोच रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने इन 3 माध्यम से बोलकर, लिखकर या संकेत, तो चीजें कहां आ गई, अब बाहर हो गई हैं। तो अपना विचार बाहर होते ही बोल देते प्रकट होना, अपना विचार प्रकट करना, आपका जो भी विचार है उसको प्रकट करना, और प्रसार करना। प्रसार करना यानी उसको प्रोपगेट भी आप कर सकते हैं, अपने थॉट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सभी बताया। क्या तरीके बताए मैंने, आप चाहें तो उसको बोलकर करें, बोल सकते हैं, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, आप चाहे तो उसको संकेतों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से। और संकेत के माध्यम में क्या आते हैं, कोई चित्र बनाया आपने, कोई कार्टून बनाया, कई बार आपने देखे होंगे राजनीतिक कार्टून बनते हैं पार्टियों पर टिप्पणियां करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 19 का 1 हमको बताता है। अब आप सोचिए, जब आर्टिकल 19 ने ये बोल दिया कि बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोला किस तरह से जा सकता है। आपने न्यूज चैनल्स देखे होंगे, तो न्यूज चैनल्स भी अपने विचार को, ठीक है, जैसे कि कभी चुनाव भी नहीं होते हैं तो वो लोग एग्जिट पोल करा देते हैं। एग्जिट पोल में उन्होंने बता दिया इस पार्टी को इतनी सीटें मिल रही होंगी, मतलब एक अंदाजा लगा दिया, क्योंकि उनके पास क्या है, अब उनके पास उसके लिए कोई सटीक गणना तो है नहीं कि भाई इतना ही होगा, लेकिन उन्होंने क्या एजम्पशंस पे बात करी, एजम्पशंस बोले अनुमानों पर बात करी। तो कहने का मतलब उनके वो विचार थे, और उन विचारों को उन्होंने क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। तो यह अधिकार उनको है या नहीं है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता है या नहीं है। नोट करना, आर्टिकल 19 का जो
वन का ए है, इसमें क्या क्या आता है आपका? प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। अच्छा, और क्या क्या देखा होगा आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से? आजकल आप डिजिटल युग में रह रहे हैं, तो आपके सामने टीवी में एड्स आते हैं या नहीं आते? विज्ञापन आता है आपके सामने, तो वो कंपनी क्या कह रही थी कि भाई हमारा एक प्रोडक्ट है, ये हमको बेचना है। और यदि व्यक्ति को ये ही नहीं पता होगा तो किसी एक की मोनोपोली हो जाएगी फिर तो बाजार में, यानी एकाधिकार हो जाएगा। अगर लोगों को कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के बारे में ही नहीं पता होगा, भाई लोग तभी तो चुनेंगे कि 100 रुपए में इस चीज की ये आपका क्वालिटी है और 90 में इस चीज की ये क्वालिटी है, तो व्यक्ति किधर मूव कर जाएगा? 90 वाले पर। क्योंकि ये क्या है, उस कंपनी के अपने विचार हैं जिनको वो लोगों तक भेजना चाह रही है कि भाई हमारी गुणवत्ता ये है और हमारे जो प्रोडक्ट है अनुत्पाद की ये विशेषताएं हैं। तो यानी कि विज्ञापन का अधिकार भी मिला, तो ये भी तो एक विचार हुआ, विज्ञापन का अधिकार। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है और सब सेक्शन देके पूछता है, किस में बताया गया है? 19(1) के ए में या बी में? यानी कि हम कह सकते हैं फ्रीडम, स्वतंत्रता है ये, प्रेस की स्वतंत्रता। यहां पे हम राइट भी इसको बोल सकते हैं, फ्रीडम लिखें राइट लिखें तो क्या बोलेंगे? क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो हम इसमें कहेंगे राइट टू एडवर्टीज, राइट टू एडवर्टीजमेंट। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अधिकार हैं अपनी चीजों को प्रसारित करने के लिए, याद रख लेना, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हम उसको प्रसारण कहते हैं किसी भी प्रकार का, वो इलेक्ट्रॉनिक हो या अन्य किसी प्रकार का भी हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग है, जैसे आपको लाइव जाना है मान के चलो अपने इंस्टाग्राम पे, तो आप जा पाएंगे हाँ या ना? तो किसी चीज के लिए लाइव जाना इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्ट होने का मतलब ही क्या होता? प्रसारण। यानी आप अपने विचार को चाह रहे हैं कि भाई जैसे मान के चलिए मैं अभी लाइव आया आपके सामने यूट्यूब पर, तो मुझे एक बात बताओ, तो इसका अधिकार मुझे था लाइव आने का या नहीं? हाँ जी, इसका अधिकार मुझे है कि मेरे जो विचार हैं आप भले ही उन्हें माने या ना माने, आप उनसे सहमत हो या ना हो, लेकिन मुझे यह अधिकार है कि मैं जो है अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता हूं। तो यही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग है। बात क्लियर है? इसके बाद में आपका आता है, जब बोलने का अधिकार मिला तो चुप रहने का अधिकार भी। चुप रहने का अधिकार, भाई मेरी मर्जी है, मैं ना भी बोलूं, मैं लाइव आकर के अगर ना बोलूं तो आप क्या करेंगे बताओ? राइट टू साइलेंस। मान के चलिए मैं लाइव आ जाऊं तो आपकी मतलब ये अपेक्षा ही तो है कि मैं यहां लाइव आकर के आपसे बातचीत करूं, लेकिन मान के चलिए मैं नहीं बोलता हूं लाइव आकर के, होगा क्या? आप मेरी कक्षा देखनी बंद कर देंगे। और मैं अगले दिन भी आकर के कुछ ना बोलूं एक दिन, तो आप समझेंगे टेक्निकल एरर है, फिर भी मैं ना बोलूं 4 दिन 5 दिन, तो मेरा तो अपना अधिकार हो गया ना कि भाई मैं अपने विचार के जो व्यक्त मुझे करने थे वो मैं आंतरिक रखूंगा उनको। मेरे अंदर विचार है लेकिन मैं उनको बाहर नहीं लेकर के आऊंगा। तो यानी कि जो आंतरिक विचार हैं उनकी भी स्वतंत्रता है। तो आंतरिक विचार अगर बाहर नहीं आ रहे हैं तो हम चुप हैं, तो यानी कि चुप रहने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, आप बेशक कुछ भी करें तो मुझे नहीं बोलना है, तो मैं उस बात के लिए मतलब अथॉरिटी रखता हूं कि मैं ना बोलूं। ठीक है, तो चुप रहने का अधिकार हो गया आपका। इसके बाद में हम सबको अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए जब मैं लाइव आ रहा हूं तो इंटरनेट की जरूरत होगी या नहीं होगी? जी, तो राइट टू इंटरनेट ये कहां पर है? क्या बोलेंगे? राइट टू इंटरनेट, क्योंकि आपको अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होगी। और आपको किसी के खिलाफ बोलना है, जैसे अब मैंने बोला वाक की स्वतंत्रता, बोलने की। अब आपको किसी पार्टी ने कुछ किया और उसका प्रदर्शन करना है, विरोध प्रदर्शन का अधिकार। या हमारी सरकार ने एक सही निर्णय नहीं लिया तो हम प्रोटेस्ट कर लेंगे उसके खिलाफ या नहीं? राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट। जैसे अभी बीपीएससी के लिए आप सब देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है, तो ये मतलब छात्रों का अधिकार हुआ ना कि भाई वो जो है आपका, उनको कोई नीति सही नहीं लग रही है। और अक्सर आंदोलन ही क्यों होते हैं? कभी यूपी, कभी एमपी, कभी बिहार। तो इन आंदोलन का मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भाई छात्र जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो बेवजह की किसी मांग को लेकर के धरने पर बैठ जाए और रोए?
तो ये आप देखेंगे कभी नहीं पाया जाता। जब कमियां होती हैं तभी तो प्रोटेस्ट होगा। तो ये व्यक्ति का अपना अधिकार है, लेकिन सरकारें अपनी मनमानी करती हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, विरोध प्रदर्शन का अधिकार। इसमें अभी आगे एक्सप्लोर करेंगे क्या उसके कारण है। आप ध्वज फहरा सकते हैं, ध्वज फहराने का अधिकार। राइट टू फ्लाई, यहां पर अनफर्लिंग की बात नहीं की गई है कि आप उसको फहराएंगे, या ध्वजारोहण की बात नहीं यहां पर की गई है। वहां पर फहराने का मतलब है राइट टू फ्लाई, राइट टू फ्लाई द फ्लैग। कभी आप सोचे जी यहां पर तो सिर्फ फहराने की बात है और आपका यहां पर ध्वजारोहण की तो बात की ही नहीं गई है, जिसका अर्थ मैंने आपको समझाया था। सूचना का अधिकार, सरकार की क्या कार्य प्रणाली चल रही है, सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन, और इसके लिए ही एक्ट आया था, बताइए आरटीआई एक्ट कब आया था। राइट टू इंफॉर्मेशन कहीं किनारे पे लिख लेना, आरटीआई एक्ट 12 अक्टूबर 2005 का है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये ला करके ये हमको राइट दिया गया है। यहां पर सूचना का अधिकार हो गया आपका। आपने देखा होगा अक्सर जब क्रोध में पुतला फूकने का अधिकार, देखें ना, पुतला फूकते हैं लोग, विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो विरोध प्रदर्शन में ही आ गया। हालांकि अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे, है ना, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये यहां पर आपका पॉइंट शामिल हो जाता है कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार जब मिल रहा है। ओके, तो हमने क्या कहा कि हमको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे स्वतंत्रताएं दी गई, लेकिन आपने अभी जल्दी में एक प्रकरण हुआ था, अगर सुना होगा, रणवीर सिंह ने अपना एक न्यूड फोटो, मतलब एक नग्न अवस्था में अपना फोटो जो है वो अपलोड कर दिया। देखा था या नहीं? ज्यादातर को इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि अब हम डिजिटल युग में हैं, तो ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें आप नहीं भी चाहोगे तब भी आपके सामने आ जाएंगी। तो आपने कहा हाँ, तो फिर उनके पास तो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी थी कि भाई वो अपने कुछ विचार होंगे उनके मन के अंदर, उनको वो भेजना चाह रहे थे। तो क्या इन सभी का पालन ऐसे ही आप कर लेंगे बिना किसी शर्त के? तो आप कहेंगे नहीं। तो रणवीर सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ, उस समय पे आईपीसी का सेक्शन 292 था, ठीक है, भारत दंड संहिता की धारा 292 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ कि आपने, क्योंकि 292 क्या कहता था आईपीसी का सेक्शन, वो कहता था कि आप जो अश्लील चित्रण नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी किताब के माध्यम से हो, मैगजीन के माध्यम से हो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, अगर आप ऐसा कुछ भी प्रदर्शित कर रहे हैं जो कामुकता को बढ़ाता हो, यानी काम भावना को बढ़ाता हो, ठीक है, तो उसको क्या होगा आपका, फिर वो दंडनीय होगा। यानी कि इनकी अपनी सीमाएं भी हुई फिर। तो उन्हीं सीमाओं पर कहीं किनारे पे लिखना, आर्टिकल 19(2) में इसके प्रतिबंध भी बताए गए हैं। प्रतिबंध अर्थात रेस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं, और वो रेस्ट्रिक्शंस जो होंगी वो किन ग्राउंड्स पर होंगी, जो रोक लगेंगी वो किन ग्राउंड्स पर होंगी। तो आप कहेंगे कि भाई भारत की जो हमारी प्रस्तावना है उसको हमने पढ़ा है, भारत की एकता, अखंडता, जो हमारी लोक संप्रभुता है, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। नहीं तो अगर क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो आपका वो अधिकार छीना जा सकता है। ठीक है, बोलेंगे वो छीना जा सकता है, कोई दिक्कत। अगली बात पर आएंगे, वो मतलब स्टेट को अथॉरिटी होगी। फिर आते हैं आर्टिकल 19(1) का बी, बताइए इसमें क्या है। जो बी सेक्शन है इसमें बताया गया है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब आप कोई सभा कर सकते हैं, आप कोई सम्मेलन चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फ्रीडम, क्या कह सकते हैं इसको, फ्रीडम टू असेंबल, सॉरी, फ्रीडम टू असेंबल, असेंबल पीसफुली, इस वर्ड को ध्यान से देखना। यानी कि आपको जो स्वतंत्रता दी गई है ना इकट्ठा होने की, वो किस ग्राउंड पर दी गई है, यहां पर पीसफुली दी गई है, पीसफुली, ठीक है। पीसफुली का मतलब क्या हो गया, विदाउट आर्म्स। अब आप 100 लोग कहीं पे जा रहे हो और आप सबने कट्टे लगा रखे हैं, मान के चलो,
या आपने लाठी डंडे ले रखे हैं, हथियार ले रखे हैं, चाकू ले रखे हैं, तो क्या आप इकट्ठा हो सकते हैं? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभा और सम्मेलन की जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें आपका तीन चीजें आती हैं कि आप कोई कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, सम्मेलन आपने देखा होगा अक्सर मिलन समारोह होते हैं, जैसे कि कोई भी आपका सेरेमनी है या कोई भी कॉन्फ्रेंस है आपका, वो आप कर सकते हैं। कोई आपको सभा मीटिंग बुलानी है, किसान सभा जैसे आपने अक्सर देखी होंगी मीटिंग्स, लेकिन किस ग्राउंड पर होंगी? शांतिपूर्ण होंगी। सभा बुला सकते हैं आप, चाहे तो कोई जुलूस निकाल सकते हैं, अक्सर धार्मिक जुलूस आपने देखे होंगे, यात्राएं निकलती हैं जिसको हम प्रोकेशन बोलते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं? आपने अक्सर देखा होगा जैसे कि अब वाले कि आपका ताजिया होता है, ताजिया निकलता है मुहर्रम के समय पर, या आपका हिंदुओं में हम बात करें कोई भी आपका रथ यात्रा निकल गई, ठीक है, जैसे उड़ीसा में निकलती है हमारी रथ यात्रा, और या कलश यात्रा होती है कि भाई 2000 महिलाएं और इकट्ठी होकर के जा रही हैं 10,000 महिलाएं, तो ये क्या है, मतलब कि आप अपने जुलूस को निकाल सकते हैं। या आपने देखा होगा नेताओं की रैली निकलती हैं कई बार, तो इस सब का क्या है, अधिकार है। और उसके लिए क्या होता है कि वहां पर मतलब लोक व्यवस्था बनी रहे, तो वहां पर जो प्राधिकृत अधिकारी है, मान के चलो एसडीएम महोदय हैं, तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, पुलिस थाने से परमिशन लेनी पड़ती है, यानी उनको सूचना होनी चाहिए इस बात की कि यहाँ पर कुछ ऐसा आयोजन होने जा रहा है, और उसके लिए अगर अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है तो वो उनको प्रदान की जाएगी। ठीक है, बड़े स्तर पर तो ऐसा भी हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय को से आपको परमिशन लेनी पड़े। आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर 50,000 लोग कल इकट्ठा होंगे, तो ऐसा हो सकता है ना कि 50,000 लोग, अभी पता नहीं है कि भाई जब आप इकट्ठा होंगे तो जो व्यक्ति संवाद उनसे करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो संवाद करके उनको भड़का दे। अब अगर वो भड़का देंगे तो फिर इससे दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, प्रतिबंध भी होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आप भीड़ में खड़े होकर आप ये कहने लग जाए कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तो क्या ये भारत की साथी जो अखंडता है उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा है? तो आर्टिकल 19(1)(a) में तो वहां पर रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, फिर तो भैया रोक लगनी चाहिए। आप बताइए हाँ या ना? आप कहेंगे जी लगनी चाहिए, बिल्कुल। इसी तरह से सभा और सम्मेलन जो होंगे इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, इस पर जो प्रतिबंध बताए गए हैं अगले ही सेक्शन में 19(3) में। अक्सर आप इसको पढ़ लेते हैं और 19(3) को नहीं पढ़ते हैं, तो याद रखना उसमें सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस हैं। और ये प्रतिबंध कैसे होंगे? जैसे आपने देखा होगा अक्सर चुनाव का टाइम होता है, चुनाव के समय पर क्या होता है, कौन सी धारा लग जाती है? तो आप कहेंगे चुनाव के समय पे भैया सीआरपीसी की धारा लग जाती है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता था आपका, उसका एक सेक्शन होता था 144। और इसके अनुसार क्या धारा है, या मान के चलो कहीं पे हिंसा हो गई है या दंगे हो गए हैं, तो इसमें 4 या 4 से अधिक लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते, बेशक वो पीसफुली हो, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति बन गई है। बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर रहेगा ना? तो अगले ही सेक्शन में रेस्ट्रिक्शंस हैं। पिछले में रेस्ट्रिक्शन कहां पर बताइए? 19 के 2 में। ग्राउंड क्या रहेंगे? यहां पर भी ग्राउंड वही रहेंगे, भारत की जो अखंडता है, या मान के चलो जैसे कि हम बात करें भारत की जो लोक संप्रभुता है उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं 19(1) का सी क्या कहता है? 19(1) का सी ये कहता है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता मतलब कि आप कोई संघ या संगठन बना सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको? फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। कोई भी संगठन आप बना सकते हैं, एसोसिएशन, कोई भी संघ आप बना सकते हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियां बनती हैं, लिख लीजिए इसमें पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज बनती है नहीं बनती हैं जी? कोई फर्म किसी को बनानी है तो बना सकता है या नहीं बना सकता है? कोई कंपनी किसी को एस्टैब्लिश करनी है, कंपनी किसी को एस्टैब्लिश करनी है। देखो राजनीतिक पार्टी तो आप समझते होंगे, फर्म और कंपनी का क्या अंतर होता है ये और समझो। कंपनी तो जो है वो एक व्यक्ति या एक किसी संघ के द्वारा बनाई जा सकती है, एक व्यक्ति के द्वारा, लेकिन फर्म कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाई जाती है। फर्म में एक से अधिक व्यक्तियां, यानी एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं या एक से अधिक संघ शामिल होते हैं। ठीक है, यहीं पर एक प्रावधान दिया गया आपका सहकारी समिति। तो बताओ सहकारी समिति भी बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अपने आसपास आप सर्च करना आपके पास में कौन सी सहकारी समिति है,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना सकते हैं। इन फ्यूचर हम इसको पढ़ेंगे क्या होती हैं ये। तो सहकारी समिति ये कब बनाई जा सकती हैं आपका, अगर उसकी आवश्यकता है। तो ये 77वां संविधान संशोधन है, 77वां संविधान संशोधन 2011। अब समझे मेरी बात को। यानी कि हमको कोई संगठन बनाना है, जैसे मान के चलो हम सारे लोग हैं, हम अब खुद से उदाहरण लेते हैं और मैं आपसे कहूं कि प्यारे साथी, हम सब लोग जो है ना मिलके एक संगठन बना लेते हैं, और मतलब किसी भी तरह से डिजिटली रूप से हम बना सकते हैं। जैसे ग्रुप बनाते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया या आपका टेलीग्राम ग्रुप हो गया, ठीक है, डिजिटली भी या फिजिकली भी, तो हम सब उसको बना सकते हैं। नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं जी, लेकिन ये तो बात हुई कि ठीक है, अध्यापकों का एक संघ हो सकता है, आपका जो लेबर है, श्रमिकों का एक संगठन हो सकता है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप भी सोचना। लेकिन यहां दूसरी बात क्या है, जैसे मान के चलो कुछ नक्सली लोग हैं जो भारत की साथी संप्रभुता यानी कि उसकी सॉवरेनिटी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, और ना भारत सरकार के निर्णयों को मानते हैं, ना राज्य सरकार के निर्णयों को मान रहे हैं, और संवैधानिक तरीके से भी नहीं चल रहे हैं। तो क्या वो यहां पर संगठन बना पाएंगे? आप कहेंगे भैया संगठन बनाने की तो स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन साथ में अगला ही तो 19 के 4 में याद रखना, सी कौन सा नंबर होता है? 3, बी कौन सा होता है? 2। तो बी के रेस्ट्रिक्शंस अगले 3 में, सी के रेस्ट्रिक्शंस किस में होंगे? तो ये आपका प्रतिबंध दिए गए हैं आपका कि किन स्थितियों में कि भाई वही ग्राउंड्स रहेंगे, सेम ग्राउंड्स, यानी कि भारत की जो लोक प्रभुसत्ता है, भारत की एकता और अखंडता, इन पर प्रसंचन नहीं आना चाहिए, इन पर आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? बताएंगे जी, इतनी बात क्लियर है कि रेस्ट्रिक्शंस अगले में ही बताई गई हैं। उम्मीद करूंगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो उदाहरण के लिए आप तो इस पर लिख भी सकते हैं कि नक्सलियों को संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि क्या चक्कर है। ठीक है, बोलेंगे भाई इकट्ठा नहीं हो सकते। देखो, एक दोस्त ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, पिंटू कुमार ने, कि भैया जब से आपका सीआरपीसी की धारा लग रही हो तो क्या गाड़ी में 4 लोग जा सकते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो अभी जब आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आप इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं। इकट्ठा होने का मतलब होता है कि जब आप अपने शरीर की गति को रोक देते हैं। अब आप कहेंगे भैया कहीं तो गाड़ी रुकेगी भी, तो जब गाड़ी चल रही है तो उसके ब्रेक भी लगेंगे, तो रुकने को उसमें नहीं माना जाएगा। यानी आप कहीं पर इकट्ठा हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, तो उसको संवेदनशील जगह में आप इकट्ठा हो गए हैं। तो क्योंकि अभी आपको उस पार्टिकुलर, जब आप गाड़ी से जा रहे हैं, अब आपको पता चला उनको कि भाई आप गाड़ी से इसी जगह आ रहे थे, तो आप पर रोक लगेगी। लेकिन आप गाड़ी से उस क्षेत्र से निकलते हुए कहीं और जा रहे थे, तो आपका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो एरिया नहीं है जो संवेदनशील क्षेत्र है, तो आप उससे तो आपका लेना देना नहीं रहा। तो धारा 44 एक क्षेत्र के लिए लगती है, एक क्षेत्र के लिए। अगर आप गाड़ी से उसी क्षेत्र में जा रहे हैं और आपकी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि आप उसी क्षेत्र में पहुंचेंगे, तो आप पर भी रोक रहेगी फिर। ठीक है, झुंड नहीं लगाएंगे, आगे आएंगे। बात क्लियर है ना? आर्टिकल 19(1) का डी ये क्या कहता है? 19(1) का डी कहता है देश में मतलब कि आप क्या बोलते हैं उसको, निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता। निर्बाध संचरण का मतलब होता है आप कहीं भी आ जा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं फ्रीडम टू मूवमेंट। फ्रीडम टू मूवमेंट, आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। लिख लेना इस बात को, कहीं भी, देश में कहीं भी, देश में कहीं भी, कहीं भी आप आ जा सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। अब मुझे जरा, मैं आपसे पूछूंगा, आपकी कॉमन समझ विकसित हुई या नहीं हुई? इसके जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो किस आर्टिकल में दिए होंगे? अब आपको खुद सोचना है, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए तो आप समझ पाएंगे। भैया डी का मतलब किस में दिए गए होंगे? 19 के 5 में क्या है? कुछ रेस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं, कुछ प्रतिबंध बताए गए हैं, कुछ आपका क्या रेस्ट्रिक्शंस यहां पे बताई गई हैं, अर्थात प्रतिबंध आपका बताए गए हैं। कैसे जी, क्या प्रतिबंध है? मतलब हमें रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, बताओ भी फटाफट से। हम सब ने कोविड का समय देखा, तो आप ये बोलते नहीं मेरे पास तो, मुझे तो आर्टिकल इस बात के लिए ऑथराइज कर रहा है कि भाई मैं तो कहीं भी घूम सकता हूं।
तो कोविड में हम सबको एक जगह पर रुकना पड़ा या नहीं रुकना पड़ा, या आप अपनी मर्जी से चाहे जहां घूम सकते थे। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे किसी मरीज को एड्स हो गया, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि वो एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति है और लगता है कि ये व्यक्ति जो है इसका संक्रमण और अधिक फैला सकता है, ये किसी और से आपका फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाएगा या यौन संबंध स्थापित करेगा, तो उनके माध्यम से डिसीज क्या है फैल सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या है रिस्ट्रेन किया जा सकता है, उस पर भी प्रतिबंध लग सकता है कि भाई आपके जो मूवमेंट है उनको रोका जाता है। तो इसके ग्राउंड्स किस में बताए गए हैं, वो 19 के 5 में बताए गए हैं। उसमें 2 ग्राउंड हैं, एक तो लोकहित के आधार पर लगेगा। लोकहित मतलब देखा जाएगा, लोकहित का मतलब होता है जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट, भाई हम सबकी हेल्थ के लिए ही तो आपका, मुझे बताओ, रोक लगी थी कोविड के टाइम पे। पब्लिक इंटरेस्ट, हाँ या ना? भाई हम सब बच पाए इसीलिए तो वो रोक थी। दूसरा इसमें है आपका कुछ जनजातियों के संरक्षण के लिए भी इसको लगाया जा सकता है। जनजाति संरक्षण, जनजाति संरक्षण, ठीक है। और मतलब कि कोई भी आपका जो ट्राइबल कंजर्वेशन है उसके लिए। एक बात समझो, क्यों जी, जनजातियों के लोकहित तो समझ में आया कि हमारी तबीयत को दिक्कत हो सकती है, हमारी हेल्थ पर कोई असर हो सकता है, लेकिन जनजाति संरक्षण क्यों? देखो जनजाति तो समझते हैं ना आप, भारत में अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत में ऐसे भी गांव हैं जहां पर सिर्फ 4 लोग ही रहते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, वो बहुत कम है। कितना है? तो वहां तो 17 व्यक्ति ही रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। आप जाओगे कभी अरुणाचल प्रदेश तो आप देखोगे 8-10 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको 8-10 आदमी ही मिलेंगे, ठीक है। मतलब शहरों की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो ग्रामीण इलाके की हम बात कर रहे हैं। अब वो 8 लोग थे और आप इधर से गए, आप भी अपने 10-20 लोग घूमने गए यहां से, और जिस गांव में वो रहते थे आप भी वहां पर पहुंच गए। अब उनकी अपनी स्थानीय भाषा है। अब उन्होंने तुमसे बोला होम बेंगी हूंगा, अब तुमने उससे बोल दिया तो क्या कह रहा है भाई, तेरी तो बात ही मुझे समझ में नहीं आ रही है, ढंग में बोल, ऐसा बोल जो मेरी समझ में आ जाए। अब इससे क्या हो जाएगा? इससे डिस्प्यूट हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, वो भाले निकाल लेंगे अपने, क्योंकि उनको लगेगा कि यार बाहरी आदमी, इंट्रूडर आ गए हैं, घुसपैठी आ गए, और जो हमारा कल्चर है उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमको सबके कल्चर को रेस्पेक्ट भी तो करना है। जैसे मैं केरल गया, मैं अपना एक उदाहरण बताता हूं। तो केरल में जो मेरे साथ एक गाइड थे, तो वो केरल के ही रहने वाले थे। तो मैं वहाँ लगभग अपना ऐसा 6-7 दिन रहा, तो मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ऊपर जो है ना, इधर वो कोवलम क्षेत्र था वहाँ पर, तो कोवलम में उन्होंने बताया कि इधर एक गांव है और उस गांव में 12 ही लोग हैं। 12 लोगों में एक राजा भी है, ठीक है, एक रानी भी है और उनका परिवार, और वो एक गांव की तरह रहते हैं और गवर्नमेंट ने भी उनको क्या है, संरक्षण दिया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं आप चल करके उनसे मिले। मैंने कहा भाई नहीं, कोई नहीं, वो स्वतंत्र है, वो अपना तरीके से रह रहे हैं। हाँ, अगर उन्हें इस बात से कि भाई उन्हें कोई एड सहायता के लिए वो लोगों को बुलाते हों कि भाई कुछ लोग आएंगे घूमने फिरने, हमारे कल्चर से प्रभावित कुछ होंगे, मैंने कहा मैं उस मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो कुछ कहें मैं कुछ कहूं। उसने कहा जी मैं कन्वर्सेशन बीच में आपका जो है मध्यस्थता मैं करूंगा। तो कहने का मतलब है कि आप समझ पाए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि जातियों का एक संरक्षण होता है और उसके लिए गवर्नमेंट देती है आपका इनर लाइन परमिट। इसको भी नोट कर लेना, जनजातियों को सुरक्षित करने के लिए और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, इसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट। यानी कि कुछ जनजाति क्षेत्र ऐसे हैं कि वहां जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन, कारण मैंने आपको बता दिया, विरोध की स्थिति बन सकती है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि उस जनजाति के बचे हुए ही लोग 5-6 लोग बचे हुए हैं और आप वहां पर पहुंच गई जनरल पब्लिक, और आप किसी बीमारी का या किसी पैंडेमिक या अर्थात महामारी का शिकार आप थे, तो उस महामारी को आप वहां तक नहीं छोड़ के आ जाओगे। और उस जनजाति के वो बचे हुए ही 4 लोग थे और वो खतरा आपकी वजह से उनकी जान पर हो सकता है, हाँ या ना? तो बात समझ में आई? यानी कि रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। बात क्लियर है? छोटी सी बात मुझे आपको समझानी थी कि रेस्ट्रिक्शंस अगले में ही बताए गए हैं। फिर आता है हमारा आर्टिकल 19(1) का आपका ई, ये कहता है देश में कहीं भी बसने का अधिकार है।
कहीं भी आप बस सकते हैं। दिल्ली छोड़ के आप कलकत्ता जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल छोड़ करके आप गाजियाबाद रहना चाह रहे हैं तो आप रह सकते हैं। तो ये अधिकार दिए गए हैं, इनको हम बोलेंगे फ्रीडम टू रेजिडेंस। मतलब आप कहीं भी निवास कर सकते हैं या आप कहीं पर बस सकते हैं, रेजिडेंस भी कर सकते हैं। भाई आपको दिल्ली से निकल के जाना था और आप सोच रहे हैं कि मैं 3 दिन जो है, दिल्ली से कलकत्ता आप जा रहे थे, आपने सोचा कि मैं 2 दिन जो है लखनऊ में रुकूंगा, तो आप रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते, आपका अधिकार है। और आप चाहें तो वहाँ लखनऊ में बस भी सकते हैं, आप कलकत्ता जाने का अपना निर्णय ही छोड़ दें, आप कहें नहीं मुझे आगे जाना ही नहीं है, मुझे तो लखनऊ से प्यार हो गया है, ठीक है, तो वहां पर बस सकते हैं। तो देश में कहीं भी बसेंगे, इसके लिए भी आप बोलेंगे प्रतिबंध बताए गए हैं। तो ये प्रतिबंध बिल्कुल ऐसे नहीं हुए, तो आप ये कहेंगे कि भैया इसके भी प्रतिबंध इसी में बताए गए हैं 19 के 5 में, क्योंकि आप समझ सकते हैं। आप ये कहेंगे कि भाई मुझे तो जो जनजाति है वहां पर आपका वो जनजाति में 3 लोग हैं टोटल, आप कहेंगे कि एक काम करते हैं हम चारों लोग वहां पर जाके रहेंगे। किसी भी तरह से आपने अपना मन बना लिया तो उन पर क्या हो गया, एक खतरा हो गया, तो आप वहां उस जनजाति क्षेत्र में जाके बस सकते हैं कि आप कहेंगे नहीं। तो जिस तरह से आप वहां मूवमेंट नहीं कर सकते, जब मूवमेंट पर ही मनाही है, आप आ जा भी नहीं सकते बिना परमिशन के, तो क्या आपके बसने पर मनाही नहीं होगी, आप कहेंगे बिल्कुल होंगी। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आएगा। ओके, फिर आता है आपका आर्टिकल 19(1) का एफ तो खत्म ही हो गया, तो आपका ई के बाद सीधा जी आता है, एफ मत लिखना। जीविकोपार्जन हेतु, भाई हम सबकी जिंदगी है, हमें वो चलानी भी है। जीविकोपार्जन हेतु कोई भी वृत्ति का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, यानी कि पेशा का अधिकार आपको है। किसके लिए, आपकी जीविका चल पाए, जीना, आपका जो जीवन है वो चल पाए, उसके लिए पैसा चाहिए, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन इसमें बताया गया, आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। प्रोफेशन का मीन्स क्या होता है, व्यवसाय। ऑक्यूपेशन ट्रेड, कोई व्यापार आप करना चाह रहे हैं किसी तरह का, और बिजनेस ईटीसी, कुछ भी ऐसी चीज आप करने चाह रहे हैं तो आपको अधिकार है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी इसमें, मुझे बताएं, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है और मैं ये चाहता हूं कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, और एक गांव में मैं क्लिनिक खोल देता हूं अपना, और मैं ये कहता हूं ठीक है आप मेरे पास आकर के इलाज कराओ। और किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जी मेरे तो जो यहाँ सोडियम ऑक्जेलेट जमा हो गया, मुझे पथरी बन गई है, तो मैं सीधे एक कैंची लेकर के मैं उसकी किडनी खोल लूँ वहाँ पर, और मतलब मैं फिर क्या करूँगा, क्या मैं यही तो करूँगा, क्योंकि मैंने वो पढ़ाई तो की नहीं जो आवश्यक है या ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा पहलू समझो, जैसे मान के चलो कि मैं आपका इंजीनियर नहीं हूँ और कोई मेरे पास आया आपका कि भैया ये मैं सिविल मतलब आर्किटेक्ट भी मैं नहीं हूँ, तो उसने कहा कि ये मकान हमारा बना दो 10 मंजिल का, तो मैं कैसा उसका आप सोचिए किस तरह का मटेरियल मैं उसे बताऊंगा कि मकान बनने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सीधी सी बात है, उस मकान में जो रहेगा वो एक ना एक दिन दबेगा। ऐसा ही होता है ना, हमारे देश में अक्सर पुल गिर जाते हैं, वो किसका कारण होते हैं कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाती है जिसका कोई लेना देना नहीं था, वो कहीं से भी उन्होंने मिस्त्री पकड़े और वो काम बना दिया और कल पुल गिर गया वो। तो उसका कारण यही है, मतलब यहां पर फिर भैया रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, फिर तो ये अधिकार नहीं देना चाहिए सबको कि जीविकापार्जन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर ये अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं 19 के 6 में। प्रतिबंध भी हैं, प्रतिबंध किसमें बताए गए हैं, यानी कि जो जिस विषय में आप विशेषज्ञ हैं वही कार्य करोगे, 19 के 6 में रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं। ओके, बात क्लियर है ना। गांव में झोला छाप डॉक्टर बैठ जाते हैं, आप बहुत बड़ा उदाहरण देखोगे, कोई पढ़ाई भी नहीं की मेडिकल की, और गांव वालों ने बोल दिया ये तो वैद्य है, बहुत अच्छा जानते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ये कोई मेरे पास ही आ जाता है। क्या बोलेंगे, आपका जीविकोपार्जन हेतु कोई भी वृत्ति या पेशा चुनने का अधिकार हमको देता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस है। अब देखो इसको एक बार समझ लो सारे को, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1), 6 स्वतंत्रताएं बताई गई। अब आर्टिकल 19(1) में जो आपको क्या बताया गया, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आपको पता चला कि मैं तो बोल सकता हूं,
मैं तो बोल सकता हूं। तो जैसे ही आपको ये पता चलता है आप बोल सकते हैं, तो आपने क्या कर दी, एकदम से सभा कर दी। आपको लगा कि आप तो बोल सकते हैं, तो आपने एक सभा बुला ली कि भाई मेरी बातें सुनो, मुझे बोलना आ गया है। और इसके बाद में फिर सी में क्या है, जब सभा में बहुत सारे लोग आए तो आपसे प्रभावित हुए, आपने कहा चलो भाई मिलके क्या कर लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, एक एसोसिएशन बना लेते हैं। और फिर जब एक संगठन बन गया, उन्होंने कहा अब एक काम करते हैं, देश में घूमने चलते हैं और भी लोगों को जोड़ेंगे खुद से। तो निर्बाध संचरण यानी घूमने चल दिए। अब जब कहीं घूमने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बसेंगे, कहीं ना कहीं तो रहेंगे, तो रहने और बसने का अधिकार नेक्स्ट में। अब वो जो इतने सारे लोग हैं उनके लिए आपका क्या बोलेंगे, उनकी जीविका कैसे चले, तो जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा एफ कहाँ गया, एफ वहीं गया है जहां क्लास शुरू हुई थी और आप नहीं थे। एफ मेरे साथी वहीं पर है। आगे आए, कोई दिक्कत इतनी बात में? आगे आए, आगे शुरू करें। कोई क्वेश्चन? गुरुजी अगर मेरे पास स्किल है लेकिन डिग्री नहीं है तो नहीं कर सकते। लेकिन दोस्त इस बात की जिम्मेदारी क्या है? देखो, किसी ने एमबीबीएस कर लिया तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो एक अच्छा डॉक्टर ही होगा? हाँ या ना, जरा सोच के देखिए। किसी ने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किसी ने कर ली, तो क्या वो अच्छा इंजीनियर हो जाता है? लेकिन माना क्या जाता है कि जिसने उस चीज की पढ़ाई की और उसी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किए हों। जैसे मान के चलिए कि मैं एक प्रतियोगी छात्र रहा हूं और मेरे ग्राउंड इस बात पे आप तय कर दें कि भैया आप जो ये कह रहे हैं कि पीसीएस का पेपर भी आप इस पॉलिटी को पढ़ के दे सकते हैं, यूपीपीसीएस आप दे सकते हैं, आप एसएससी सीजीएल दे सकते हैं, तो आपने इन तीनों चारों पांचों जिन परीक्षाओं के नाम आप ले रहे हैं, क्या आपने इन परीक्षाओं को पास किया है? तो मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि जो हमारे अनुभव हैं वो हमको बेहतर बनाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपका एक जो एकेडमिक्स है वो जरूरी है। जैसे कि इलाज के लिए एक विशेष प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है। आपको शरीर की समझ होनी चाहिए कि भाई हमारे शरीर की संरचना कैसी है। अब आपको इस बारे में पता नहीं है, अब आप सोलेंगे नहीं। अब जैसे बीएमएस करता है कोई, बीएमएस समझते हो ना, एमबीबीएस बीएमएस आयुर्वेद से। अब एमबीबीएस जो व्यक्ति कर रहा है या बीएमएस कर रहा है, तो उनको चरक संहिता पढ़ाई जाती है, आचार्य चरक की। वो चरक संहिता पढ़नी ही पड़ती है आयुर्वेद के लिए। अब मान के चलो मेरे पास भी चरक संहिता है और मैंने भी उसको पढ़ा है, लेकिन इस बात मेरे पढ़ने मात्र से यह तय नहीं हो जाता है कि मेरे जो अनुभव हैं वो सही हैं, क्योंकि मेरे पास उसकी प्रैक्टिस नहीं रही है, विशेषज्ञों की आपका निगरानी में मैंने उसको नहीं किया है। बात क्लियर है? तो आप समझ पाए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्किल्स भी हैं तो आप उसको करने लग जाएं। आर्टिकल 20 पहले तो करते थे लोग जब संविधान नहीं था। पहले तो आपने देखा ना गांव में कितने वैद हुआ करते थे। मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको। आपने नाम सुना होगा, अगर हम बात बताएं आपको। अब ये जब आपका, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तो हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी और वैसे जान लीजिए कि जब अंग्रेजों ने कर्नाटक पर युद्ध किया, ठीक है, और कर्नाटक उन्होंने जीता। इसी क्रम में जब हम बात करते हैं आपका, जब वो हैदर अली का नाम सुना होगा, हाँ सुना होगा शायद। टीपू सुल्तान का भी नाम सुना होगा। फिर तो टीपू सुल्तान से जो उनके वॉर हैं वो हुए हैं आपका 1767 से लेके 1799 के बीच में 4 वॉर हुए। इसी में एक अंग्रेज व्यक्ति था हेक्टर। तो जो टीपू सुल्तान से उसका युद्ध हो रहा था, तो एक तलवार से उसकी नाक कट गई हेक्टर की। अब हेक्टर वहां आपका उन गांवों में भागा फिरा घूमा। तो कहते हैं कि एक गांव में कुछ व्यक्तियों ने उसको देखा तो उसने अपनी नाक ऐसे पकड़ रखी थी। अब नाक जब उसने ऐसी पकड़ रखी थी तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें क्या हुआ है, खून निकल रहा था। तो अब आदमी शर्म से कैसे बताए कि मेरी नाक कट गई है, लेकिन उसने बता दिया कि उन्होंने समझ गए वो कि भाई तुम दिखाओ यार क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बताया जी नाक कट गई है। तो उन्होंने कहा अभी जोड़ देते हैं नाक को, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नाक कटना भी इतनी बड़ी बात है। उन्होंने उसकी नाक का ऑपरेशन कर दिया, सर्जरी कर दी गांव के कुछ लोगों ने। और हेक्टर ने इस बात को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के बोला, ये हमारे भारत का ज्ञान है, इसके लिए ताली बजाओ और थोड़ा सा गर्व महसूस करो। कि वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, उसी के बाद में आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे डेलीगेशंस आए
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आपका एक्ट बनाया कि अभी हम बहुत सारे दल भेज रहे हैं जिनका काम यही होगा कि भारत के गांव गांव जाकर के चिकित्सा की इस पद्धति को, सर्जरी को, जो हमारे गांव में सामान्य व्यक्तियों को आती थी प्राचीन समय में, उसको उन्होंने सीखा, नोट डाउन किया, नोट्स बनाए, अपने पेटेंट लिए अपने देश में जाकर के कि ये तो हमारा है। क्योंकि हमको तो ये पता ही नहीं था, शिक्षित रूप से हमारा विकास बाद में हुआ। आप जानते हैं कि ये जो आधुनिकता है इसमें पेटेंट क्या होता है या कॉपीराइट क्या होता है, ज्ञान हमारे पास सबसे पहले था। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको कि प्राचीन समय में ये प्रैक्टिस होती थी, तो प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। अब वो प्रैक्टिस क्या है, अब तो अधिकार ही नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर है? आर्टिकल 20 पर आएंगे, अब थोड़ा सा इसको समझें। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, समझे जी? अपराध, अब आप जो क्राइम करते हैं, तो क्राइम आपने कर दिया और आपका जो क्राइम था वो सिद्ध भी हो चुका है, तो आपको जब क्राइम कर दिया और आपका दोष भी सिद्ध हो चुका है, तो फिर संरक्षण क्यों? इसी को हमको समझना है कि यह संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अपराध शब्द समझते होंगे, ऑफेंस। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अपराध क्या होता है, मुझे बताएं, अपराध का क्या मायना है, तो आप कहेंगे अपराध मतलब गलत कार्य कोई। तो गलत कार्य जैसे तो बुराई करना भी है, तो मैंने किसी की बुराई अगर कर दी तो क्या वो आपका अपराध हो गया? नैतिक रूप से तो अपराध ही है, लेकिन क्या कानूनी रूप से भी अपराध है? आप कहेंगे नहीं। तो अपराध वह सभी हैं जो आपका भारतीय दंड संहिता, जिसको हम बीएनएस के नाम से जानते हैं, बीएनएस यानी जिनके करने पर आपको पनिशमेंट की बात की गई है, सजाओं का प्रावधान है, चाहे सजा जैसी भी हो। देखो, कुछ लोगों ने कहा अपराध का मतलब है गलत कदम, ऐसा नहीं होता है। अब आप थोड़ा सा टेक्निकल हो जाइए और बोलिए कि बीएनएस के अनुसार जो अपराध हैं, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जिनको बताया गया है, जिनको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, जिनके लिए सजा का प्रावधान है, वह अपराध है। बात करिए, यानी कानूनी रूप से जो गलत हो, सामाजिक रूप से नहीं, कानूनी रूप से। यहां पर आते हैं, आपका क्या हो गया? तो क्यों उन लोगों को भैया, जब आपका उन पर दो सिद्धि भी हो गई, तो संरक्षण क्यों दे रहे हैं? देखो क्या हो सकता है, थोड़े से एक उदाहरण से समझे, पहले मैं लिख देता हूं, उसको तब और अच्छा समझेंगे। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, पहला 3 संरक्षण यहां पे दिए गए हैं। कितने संरक्षण हैं? 3। पहला संरक्षण है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, तो ये पहला हो गया। तो यहां पे हम कह सकते हैं आपका 20 के 1 में इसको बताया गया। कार्योत्तर विधि क्या होती है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ। अब ये एक्स पोस्ट लॉ क्या होता है? आज कौन सा वर्ष चल रहा है? जैसे कि मान के चलो आज है 1 जनवरी 2025। आपने यहां पर कोई क्राइम किया, कोई भी क्राइम, ठीक है। अब उस क्राइम के लिए जो आपको सजा मिलेगी वो उसी कानून के हिसाब से मिलेगी जो 1 जनवरी 2025 में है। जैसे मान के चलो यहां पर कोई भी एक क्राइम के लिए हम मान लेते हैं 10 वर्ष की सजा थी, 10 ईयर्स का एक पनिशमेंट था, यहां पर 10 वर्ष की एक सजा थी। लेकिन अगले ही साल सरकार क्या है, इस कानून को बदलती है 2026 में, और सरकार कह देती है इसी सेम क्राइम के लिए अब जो सजा होगी वो 15 वर्ष की होगी। आप तो जेल में थे क्योंकि 10 वर्ष की सजा आपको हुई, तो आपको सजा जो है वो 10 वर्ष की होगी या 15 वर्ष की होगी, जरा बताएं। तो आप कहेंगे कि अपराध के समय बने कानून के अनुसार सजा होगी। इसी को बोलते हैं कि जो विधि होगी ना, जो कानून होगा, वो कार्योत्तर, यानी जब वो कार्य किया गया है उस समय की विधि से उसको संरक्षण प्राप्त होगा। तो 10 वर्ष की बात क्लियर है।
एक्स पोस्ट लो, बाद में कोई भी आपका जो कानून आएगा उसके अनुसार सजा नहीं होगी। यानी लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आसान से शब्दों में, अपराध के समय के कानून के अनुसार सजा होगी। अपराध के समय के कानून, बात क्लियर है? अपराध के समय पे जो कानून था अनुसार सजा होगी, बाद में क्या नई विधि आ जाएगी उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, इसी में आपका दूसरी बात क्या हो सकता है? दूसरी बात हो सकती है दोहरी क्षति से संरक्षण। दोहरी क्षति से संरक्षण, यानी यहां पर दिया गया है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, सॉरी डबल जियोपार्डी, दोहरी क्षति आपको ना हो। जैसे दोहरी क्षति का क्या मतलब होता है भैया, थोड़ा समझाएं, समझो। जैसे मैं आपसे ये कह दूं, आपने किसी की बकरी चुरा ली। क्या चुरा लिया आपने? किसी की बकरी, भैंस, गाय, पैसा, कुछ भी मान लीजिए चोरी है। तो चोरी का मतलब होता है, चोरी ऐसे नहीं है कि आप बोले कि मैंने किसी का दिल चुरा लिया, तो क्या वह भी चोरी है? तो चोरी का मतलब होता है आपका जो किसी व्यक्ति की अचल या चल संपत्ति थी, मूवेबल थी या इमूवेबल थी। तो आप कहेंगे दिल भी भैया अचल या चल में आता मानव शरीर में। जो अचल या चल संपत्ति थी जिसके चुराने से उस सामने वाले व्यक्ति की किसी भी प्रकार की क्षति होती हो और वह आपके खिलाफ फिर क्या बोले, इस पर एक मुकदमा भी दर्ज करवाए। वह बोले कि भाई मेरा तो इससे ये आर्थिक क्षति हो गई, मेरा तो ये नुकसान हो गया, ठीक है, उसकी सुरक्षा को खतरा हो गया। बात समझे क्या चोरी क्या होती है? तो बकरी का मतलब हो गया आपका, ये समझे, दोहरी क्षति से संरक्षण। आपने किसी की बकरी चुराई तो आपको सजा होगी या नहीं होगी, हाँ या ना? पहले तो ये बताइए। आप कहेंगे हाँ अपराध है, चोरी अपराध है, ठीक है, क्योंकि आपका जब चोरी अपराध है, अभी मैंने देखो, मैं इसलिए बोलता हूं, जैसे मैं उस समय बताऊं, मैंने पहले आईपीसी पढ़ा था, तो मैं कई आपको उदाहरण आईपीसी के माध्यम से इसलिए देता हूं। अभी मैंने बीएनएस को नहीं पढ़ा है, मैं अभी उसको मतलब पढ़ रहा हूं। पढ़ क्या रहा हूं आप ये समझे, लगभग 10% ही मैंने उसको अभी पढ़ा है और मुझे उसकी ज़्यादा समझ नहीं है। अभी धीरे धीरे हो जाएगी, क्योंकि वही कानून है, बस कुछ हटाए गए हैं और बढ़ाए गए हैं। तो बकरी का मतलब क्या है आपका कि सजा होगी, हाँ जी होगी। आप एक सजा के बाद में आप रिहा भी हो जाएंगे, बेल भी आपको मिल जाएगी, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ रिहा भी होंगे भैया, एक तो सीमा होगी कोई। आप कहेंगे हाँ। तो रिहा होने के बाद में आप कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब आप बाहर आ गए तो अब एक अन्य व्यक्ति और है वहां पर। पहले जो मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज कराया था वो ए व्यक्ति ने, अब उसी घर में एक बी व्यक्ति और भी है। अब वो बी व्यक्ति बोले कि भैया इसने हमारी बकरी चुराई थी, पहले तो मुकदमा इसने कराया, इस बार मुकदमा ये लिखवा देता कि इस व्यक्ति ने हमारी बकरी चुराई थी। तो कि बताओ उसको सजा होगी या नहीं होगी? क्योंकि उसी अपराध के लिए, जिस क्राइम के लिए उसको पनिशमेंट मिल चुका है, उसी सेम क्राइम के लिए। अब ऐसा नहीं कि भैया बकरी चुरा लिए तो बकरी चुराने के लिए अब दोबारा जाके मान के चलो इसी बकरी को चुरा ले फिर से, तो फिर सजा होगी, क्योंकि ये दूसरा अपराध हो गया। लेकिन जो चोरी उसने मान के चलो 2019 में की थी, और उस चोरी को आप बार बार उसको सजा नहीं दे सकते। बात क्लियर है? छोटी सी बात थी, बहुत आसानी से समझने योग्य। तो दोहरी क्षति से संरक्षण यहां पर दिया गया। तो दोहरी क्षति से संरक्षण आप लिख सकते हैं, एक ही अपराध के लिए, एक ही क्राइम के लिए, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार पनिशमेंट नहीं मिलेगा। एक बार से अधिक दंड नहीं। लिख सकते हैं ना आसानी से, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं। ऐसे ही फिर आता है सेक्शन 20 का 3। यहां पर क्या तीसरी छूट की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको महत्वपूर्ण मार्क करना। इसमें बताया गया है आपका, हम कह सकते हैं इसको आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, आयोग इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। कोई भी कमीशन सर्विस हो, यहां से हमेशा क्वेश्चन मिलेगा आपको। आत्म अभिशंसन से संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम
फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आत्म अभिशंसन से संरक्षण। अब फिर आपको समझना होगा आत्म अभिशंसन क्या है, तो याद रख लेना, छोटे से शब्द लिखें, स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए, स्वयं के लिए, स्वयं के खिलाफ, अगेंस्ट सेल्फ, स्वयं के खिलाफ गवाही या सबूत, कोई भी एविडेंस है, एविडेंस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबूत नहीं दिया जाएगा। जैसे आपने कोई चोरी कर ली, आपने कोई चोरी कर ली और पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, अब पुलिस वाले आपको डंडा पीटेंगे, नहीं पीटेंगे, तो वो पूछेंगे तुमसे, तुमने चोरी का जो माल है वो कहाँ पर है, तो आप ये नहीं कह सकते ना चोरी का माल मोरी में गया, तुमको और डंडा मारेंगे। वो बताएंगे कि बताओ भैया सही मायने में चोरी का सामान कहाँ गया, तो आप उनको बताओगे तो बरामद कर लेगी पुलिस। लेकिन पुलिस ने मान के चलो उसको बरामद नहीं किया किसी वजह से, पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा, कोई सबूत भी नहीं है, आपने क्राइम को बड़ी मतलब साफ तरीके से अंजाम दिया और उसका कोई एविडेंस पुलिस को नहीं मिल रहा है, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस फिर डंडा बजाएगी, आपको डंडे से पीटेगी और बोलेगी कि तुम कागज पे लिख के दो। कहते हैं ना पुलिस के डंडे के सामने सब बोलते हैं, तो आप उससे थोड़ा सा क्लियर रहना आज के बाद में। आप ये बोलना पुलिस के डंडे के सामने सब बेशक बोल दे, लेकिन पुलिस जो हमसे रिटर्न में लेगी कि हाँ मैंने चोरी की थी, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, तो जब कल मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मैं ये कह दूंगा कि जी मुझसे तो ये सब कुछ दबाव में लिखवाया गया है, तो जज साहब किसको फटकार लगाएंगे, फिर पुलिस को। क्योंकि क्या प्रोविजन है, स्वयं के खिलाफ गवाही या सबूत नहीं दिया जाएगा। हमारी नानी ने हमें एक कहानी सुनाई थी बड़ी अच्छी, और सही मायने में, ऐसे नहीं कि किसी और ने सुनाई, नानी ने ही सुनाई थी। उन्होंने कहा एक बार तो भैया अमेरिका की पुलिस थी, तो अमेरिका की पुलिस से बोला गया कि भाई विजेता वो रहेगा, 3 पुलिस थी, अमेरिका की पुलिस थी और आपका एक कोई और मान लीजिए आप कनाडा की पुलिस थी और एक भारत की पुलिस थी, 3 पुलिस थी, और उन तीनों को काम दिया गया कि इन तीनों पुलिस में विजेता वो रहेगा जो आपका सबसे पहले बंदर को पकड़ के लेके आएगा। तो अमेरिका की पुलिस गई और उसने बंदर को पकड़ा, आधे घंटे में बंदर आ गया। अब तो कनाडा की पुलिस को बड़ी चिंता हुई, तो कनाडा की पुलिस गई और कनाडा की पुलिस ने क्या किया, आपका 1 घंटे में बंदर को वो भी ढूंढ लाए। अब भारत की पुलिस की बारी थी, तो भारत की पुलिस भी गई। ठीक है, ये सिर्फ आपका मतलब एक मजाक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो पाए, कोई प्रश्न चिन्ह में नहीं लगा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि फिर आपका उन्होंने बोला कि भाई भारत की पुलिस जाएगी, तो भारत की पुलिस जो है लौट के ही नहीं आई, ना आधा घंटा ना 1 घंटा, 2 घंटे 4 घंटे, शाम हो गई। तो उल्टे जो अमेरिका और कनाडा की पुलिस है वही भारत की पुलिस को ढूंढने गए, तो उन्होंने एक गधे को लटका रखा था और एक गधे को वो डंडे से पीट रहे थे और उससे बोल रहे थे कबूल कर तू ही बंदर है। तो बड़ी कमाल की बात है, ये बहुत जगह लागू होता है, आप देखते होंगे लाचारों को भी बहुत परेशान किया जाता है। हमारे यहाँ पर अमीर व्यक्ति के लिए न्याय ज़्यादा जल्दी उपलब्ध है और जो व्यक्ति मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसका तो कोई सुनता ही नहीं है। अब जैसे बहुत सारे साथी हमारे पुलिस में भी होंगे, तो ये हकीकत है मतलब कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आत्म अभिशंसन समझ गए, यानी कि स्वयं को जब आप मजबूर कर रहे हो, किसी जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसी को आप मजबूर कर रहे हैं कि भैया आपको अपने खिलाफ जो है गवाही देनी है, तो इसके खिलाफ क्या बोलेंगे, आप कहेंगे भैया स्वयं के खिलाफ गवाही या सबूत नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें आती हैं, कुछ केस आते हैं, एक केस लिखना पहले, केस से पहले मैं आपको चीजें समझा दूं। पॉलीग्राफ, ठीक है, पॉलीग्राफ लिखिए। ब्रेन मैपिंग, और एक होता है आपका नारकोटिक्स को सेल्फ इंक्रिमिनेशन माना है, यानी कि आत्म अभिशंसन माना गया है। तो आत्म सभी अभिशंसन माना गया है, तो भैया फिर तो इनको नहीं किया जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं किया जाएगा, आत्म अभिशंसन माना गया है। कभी भी आपसे पूछे, यूपीएसआई में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह की चीज़ों से। तो आत्म अभिशंसन माना है, इसका मतलब इसके लिए एक वाद था आपका सेल्वी वर्सेज कर्नाटक स्टेट, एक केस हुआ था। बनाम का मतलब कर्नाटक सरकार के खिलाफ होता है,
यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के खिलाफ। तो ये था आपका कब का, 2010 का। पॉलीग्राफ क्या होता है, जैसे कि पॉलीग्राफ की अगर हम बात करें तो पॉलीग्राफ में दरअसल में होता क्या है, आपने देखा होगा जैसे कोई व्यक्ति है उसने अपराध किया, अब वो अपने कबूल नहीं रहा है अपराध को, तो उसके लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है वो वैलिड है। ये तीनों चीजें क्या हैं, अगर आत्म अभिशंसन है, पहले मुझे बताएं क्या आत्म अभिशंसन से हमको साथी प्रोटेक्शन मिल रही है? हाँ, तो मतलब कि ना तो ये पॉलीग्राफ किया जा सकता है, ना ब्रेन मैपिंग की जा सकती है, ना नार्कोटिक्स का प्रयोग किया जा सकता है। तो नार्कोटिक्स को पहले समझ लो जरा। नार्कोटिक्स में क्या होता है कि सोडियम पेंटोथल का एक इंजेक्शन व्यक्ति को दिया जाता है, सोडियम पेंटोथल, जिसने अपराध किया और मान रहा है कि ये व्यक्ति बहुत शातिर है। अब इसको एक काम करते हैं, सोडियम पेंटोथल दो। अब क्या होता है कि वो व्यक्ति क्या है, अपना नियंत्रण शरीर से खो देता है, मस्तिष्क पर उसका उतना नियंत्रण नहीं रहता। तो अब कहते हैं कि ये अब सच कबूलेगा। ऐसे ही ब्रेन मैपिंग है, उसके ब्रेन की स्टडीज, उसके आंख भागों के क्या हाव भाव है, उसकी बॉडी का क्या गेस्चर है, ठीक है, मस्तिष्क पर मशीन लगा करके। पॉलीग्राफ भी ऐसे ही कि एक ग्राफ बनाया जाता है, यहाँ पर एक आपका न्यूमोग्राफ एक चेस्ट पे बांधी जाती है, न्यूमोग्राफ ट्यूब बांधी जाती है हाथों पर बीपी वगैरह के लिए। फिंगर्स में आपका यहाँ पे लोबसोनो बोलते हैं उनको, वो लगा दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि उससे देखा जाता है, लेकिन बहुत बार क्या हुआ कि क्या भैया सच में इससे सच निकल के सामने आ जाता है? तो आप कहेंगे नहीं, बहुत से अपराधी इतने शातिर होते हैं जिनको इसकी भी प्रैक्टिस पहले से कराई जाती है। कई आतंकवादियों पर जब इस तरह के प्रयोग हुए तो ये देखा गया कि ये आपका पॉलीग्राफ मशीन भी उसके सामने फेल है, नार्कोटिक्स के प्रयोग भी फेल हैं। तो इस तरह व्यक्ति की जो अपनी गरिमा है उसके खिलाफ भी जाया जा रहा है और उससे कोई नतीजा भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ पर इन सब चीजों को, ब्रेन मैपिंग को, पॉलीग्राफ को और नार्कोटिक्स को वैलिड नहीं है। जैसे ब्रेन मैपिंग में यूएसए में वैलिड है, यूएसए में, अमेरिका में ब्रेन मैपिंग अलाउड है। ठीक है, आगे आएंगे। दूसरी क्या बात है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें? डीएनए टेस्ट, डीएनए टेस्ट, ठीक है, फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट्स, और आपका ब्लड टेस्ट, ये आत्म अभिशंसन में नहीं आते हैं। ये इसी केस से बोला गया, ब्लड टेस्ट को सेल्फ इंक्रिमिनेशन में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि उनको आत्म अभिशंसन नहीं माना है। ये किए जा सकते हैं, नहीं किया, नहीं माना है, ऐसे लिख लीजिए, को नहीं माना है। बात क्लियर है? यानी किसी व्यक्ति ने जब अपराध कर दिया है तो अपराध के बाद में भी उसके पास में तीन तरह के संरक्षण हैं। एक तो उस समय के कानून के अनुसार सजा मिलेगी, एक उसको सेम किसी भी क्राइम के लिए एक से अधिक 12 पनिश नहीं कर सकते हैं, तीसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि खुद के खिलाफ एविडेंस देने को नहीं किया जाएगा कि भाई एविडेंस भी तुम ही दो, ये पुलिस का काम है, पुलिस ढूंढेगी। बात क्लियर है? बताएंगे एक बार। अतिरिक्त बातें मत किया करो भाई, प्लीज अतिरिक्त बातें मत किया करो, ठीक है, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट। अभी मैंने मतलब देखो, मानव जो है ना, कहते हैं उसका मन पर नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो मन का काम ही ये है कि विपरीत चीजों में आपको लगाएगा। जब मान के चलो आप संत प्रवृत्ति के हो जाएंगे तो मान के चलो आप ये बोल दें कि भाई मैं तो सात्विक भोजन खाऊंगा और मैं ये चिल्ली पटेटो मोमोज नहीं खाऊंगा, तो मन बोलेगा नहीं, स्वाद चीज तो यही है। तो मन आपका विरोधी है। अब मन विरोधी है तो मन को नियंत्रण में कैसे करें? तो यही तो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता नहीं, मन मैसेज दे रहा आपको कि पढ़ना नहीं है, आप मन के हिसाब से चल रहे हैं, जबकि मन क्या है, एक विचार की चीज है, ये आपके नियंत्रण में होना ही चाहिए। और जब ये ना लगे तभी इसको आपको कठोरता से निर्णय देना, डिसीजन। जैसे आपका मन करे, मैं अतिरिक्त बातें अभी चैट में कर लेता हूं कमेंट सेक्शन में, तो आप इसको मैसेज दें, हाँ करेंगे आप एक दो बार, एकदम से बदलाव नहीं होंगे, लेकिन जब आप उसको रेगुलर ये मैसेज करेंगे कि मैं खुद को नियंत्रित करूंगा, अभी जैसे मैं ये बोलूं कि इधर नहीं देखना है, लेकिन मेरा मन कर रहा है देखने का, इधर नहीं देखना है, लेकिन आप अगर खुद को नियंत्रित करें, आप ये बोले सड़क पे एक लड़की जा रही है मैं पलट के नहीं देखूंगा, तो वो मतलब आपकी अपना कैसी प्रवृत्ति है उस पर निर्भर करता है हालांकि, लेकिन आप उसमें बदलाव करना चाहते तो जरूर कर लेंगे। तो उसके लिए कठोर मैसेज दें उसको। आगे आएंगे, अगला आर्टिकल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। क्या कहता है अनुच्छेद 21? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक, प्राण समझते हैं आप? कब तक जीवित हैं? जब आपके अंदर प्राण है,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये क्या है? अब तो सबसे पहले हमको समझ में आए कि यहां पर बात की गई है लाइफ के लिए, यानी कि आपके जीवन से संबंधित अधिकार बताए गए हैं। प्राण हम सबके अंदर बसते हैं, प्राण नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। देह का मतलब शरीर होता है, बॉडी होती है। तो यानी कि आपकी बॉडी और आपकी बॉडी के अंदर जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको यहां पर बताया गया है। अब तो कैसे पता चले कि जीवन क्या होता है? तो जीवन के अधिकार की बहुत विस्तृत व्याख्या जब हमारा संविधान लिखा गया तब नहीं बताया गया था, मतलब लाइफ का क्या मायना है। लेकिन एक कम्युनिस्ट नेता थे ए.के. गोपालन, जब उनको 1950 में कैद कर लिया गया तो तब का एक केस है, तो तब थोड़ी सीमित व्याख्या हुई थी प्राण की, तो उसको लिखना ए.के. गोपालन, नोट करें छोटा सा, ए.के. गोपालन। लाइफ क्या है? ए.के. गोपालन और इनका था मद्रास राज्य से वर्सेज मद्रास स्टेट। मद्रास स्टेट एक केस है आपका, जो कब का है? 1950 का। अब इनको जब वहाँ आपका मद्रास जेल में ये थे ए.के. गोपालन, तो इन्होंने कहा कि भाई मुझको जो जेल में रखा जा रहा है ये मेरे अधिकारों का हनन है, कि भाई मुझे तो 19(1)D में क्या कहा गया है कि घूमने की स्वतंत्रता है। तो उन्होंने कहा जेल में तो मैं घूम ही नहीं पा रहा हूँ कहीं भी, तो उसके रेस्ट्रिक्शंस भी बताए गए कि भाई ऐसा नहीं है कि आप जेल में बंद हैं तो आप कहीं भी घूम सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे निवारक निरोध में रखा जा रहा है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। जब व्यक्ति को क्या बोलें कि उसके बहुत सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, उससे गंभीर अपराध हो गए, तो राजनीतिक वजह से ये गए, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई नहीं, किसकी बात मैंने आपसे की, इसको कहीं किनारे पर लिखना, अभी आगे जरूरत पड़ेगी हमको। निवारक, आर्टिकल 22 में भी ये मैं आपको बताऊंगा, कुछ एक्ट वहां पर हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। निवारक निरोध अधिनियम, इसको कहीं किनारे पे लिखो अभी। इसको हम बोलेंगे निवारक निरोध, यानी कि आपका नहीं, सॉरी, इसको हम बोलेंगे आपका क्या? प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन वर्ड कितने लोग जानते हैं? हम सब करें एक बार। एक्ट ये कब का है आपका? 1950 का है, 1950। देखो, निवारक निरोध का मतलब ये होता है कि डिटेंशन का मतलब होता है नजरबंदी में किसी को रख लेना, कि आप बिना परमिशन के मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे कई बार नेताओं को उनके घर में ही नजरबंद कर लिया जाता है। जैसे हम आपका यूपी पुलिस के आंदोलन के लिए चले गए, तो जैसे मैंने वीडियो बनाई कि भाई हम यूपी पुलिस में इस दिन जो है उसके भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए आपका आंदोलन करने वाले हैं, तो तुरंत हमारे वहाँ हमारा घर कैप्चर कर लिया गया। लोगों को लगा कि भाई इसके कहने से जो है वो बच्चे पहुंच जाएंगे वहाँ, तो उसको रोकने की पूरी कोशिश की गई। हमारी मम्मी, बहन, पिताजी, हमारे पिताजी जैसे घेर में रहते हैं खरक में, तो उनको वहाँ डिटेन कर लिया गया। मम्मी और हमारी छोटी बहन है उसको घर में, तो वहाँ लेडीज पुलिस, और वो मतलब मुझे ढूंढ रहे थे कि उसको लड़के को बुलाओ कहाँ है। अब भाई तुम्हारा भगत सिंह। तो निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, तो इन्होंने कहा कि मेरे जो अधिकार है, निवारक निरोध अधिनियम, मेरे जो अधिकार है वो मुझसे छीने जा रहे हैं। तो निवारक निरोध अधिनियम आया तभी 1950 में, उसमें कहा गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में क्या कहा गया? ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, भगत सिंह एक महान व्यक्तित्व है, उनसे मतलब हम उनका एक अंश बराबर भी हो पाए तो बड़ी बात होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है, इसमें कहा गया कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एक्ट है 19(1) का उल्लंघन नहीं करता है, 19(1) का उल्लंघन नहीं करता। यही इनका केस है कि भाई मेरा आर्टिकल 19 का जो है हनन हो रहा है। तो यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो आपका अभी हम बात करेंगे कि इसमें क्या होता है। जैसे मुझे एक बात बताओ, इसको आसानी से ऐसे समझेंगे आप। एक व्यक्ति को गिरफ्तारी के कितने देर के बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है? तो आप कहेंगे 24 घंटे में पेश करना पड़ता है भैया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 3 महीने तक। जिसको आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है उसको 3-3 महीने क्या NSA के तहत 1-1 साल तक भी नहीं पता होता, उसके अपने अधिकार छीन लिए जाते हैं। जैसे आतंकवादी हुआ कोई, या किसी अन्य केस में, या कोई भी अन्य कारण हो सकते हैं, उनको आर्टिकल 22 में हम बहुत अच्छे से विस्तार से बताएंगे आपको क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं।
तो अभी छोटी सी बात समझ में आ गई ना, थम्स अप करके मुझे बता दिया करो एक बार कि हाँ जी। तो इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को अगर डिटेन किया जा रहा है तो 1901 का उल्लंघन नहीं होगा। तो यहाँ पर जीवन की क्या बोलेंगे, जीवन की जो है सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया यहाँ पर भी, जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ नहीं बताया तो बहुत कुछ बोलने का अर्थ भी नहीं बनता। जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की। कैसा एक्सप्लेनेशन किया है, लिमिटेड एक्सप्लेनेशन। इन ए.के. गोपालन केस सुप्रीम कोर्ट डज ए लिमिटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या बोलेंगे, अभी भी हमको नहीं पता चला भैया जीवन के अधिकार में क्या शामिल है, वही हमको जानना। इसके बाद में हुआ मेनकावादीवाद। मेनका गांधी, गांधी फैमिली से थी मेनका गांधी, इनके हस्बैंड का नाम बताओ जरा मुझे। मेनका गांधी वाद, वाद, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, यूओआई। कब का है ये, बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए जब पॉलिटी को आप पढ़ रहे हैं, 1978 में। दरअसल में मेनका गांधी के बारे में मैं आपको बताऊं, मेनका गांधी गांधी परिवार से हैं। इनके पति का नाम संजय गांधी था। और जब देश में इमरजेंसी लगी थी, आर्टिकल आपका अगर हम बात करें 350 का प्रयोग करके इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था पहले तो कि भाई ये अब 6 वर्ष तक जो है चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। तो उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद के साथ में मिलकर इमरजेंसी लगा दी। अब इमरजेंसी में बहुत सारी चीज़ें की गई। संजय गांधी को जिम्मेदारी दी गई कि भाई लोगों की लिस्ट तैयार करो, कौन कौन लोग गिरफ्तार होने चाहिए। लाखों लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के चलते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया, जिसको हम अब आज भी अब बोलते हैं कि हमारा संविधान जब हम कहते हैं तो सरकारें जरूरी नहीं है कि उसका पालन ही करेंगी, जैसा कांग्रेस ने ऐसा किया वहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने। तो मेनका गांधीवाद, तो मेनका गांधी कौन हुई, ये गांधी फैमिली से हुई। अब जब इमरजेंसी हटी 21 महीने बाद 1977 में, तो 1977 में कांग्रेस चुनाव हार गई क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा ही इतना था। और आपका जो देसाई गवर्नमेंट थी वो आ गई, आपका मोरारजी देसाई सरकार। और मोरारजी देसाई की जैसे ही सरकार आई तो उन्होंने कमेटी बनाई, शाह कमेटी। और उस शाह कमेटी का काम यही था कि भाई जो इमरजेंसी लगी उसके क्या कारण थे, उनकी एक रिपोर्ट बताओ। तो इसमें बहुत सारे लोगों के नाम थे, उस शाह कमेटी में नाम था मेनका गांधी का भी, इनका भी नाम उसमें शामिल था। मतलब सदस्यों में नहीं, जांच के दायरे में, कि इनसे भी कुछ नहीं की जाएगी। तो इन लोगों को रोक दिया गया भारत में ही कि भाई तुम अब कहीं मूवमेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन ये मेनका गांधी जो थी, इनकी एक मैगजीन हुआ करती थी सूर्या, जो यूएसए से चलती थी। तो इनको अमेरिका आना जाना पड़ता था। अब जब ये अमेरिका के लिए वहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गई तो इनका पासपोर्ट इनसे छीन लिया गया। और पासपोर्ट एक्ट के तहत तो इनसे पूछा गया कि भाई, इन्होंने पूछा भाई मेरा पासपोर्ट क्यों छीना जा रहा है। तो इन्होंने कह दिया, उन्होंने बता दिया भाई हम इसका कारण बताने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। कारण बताया जाए या नहीं बताया जाए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसको भी हम आर्टिकल 22 में एक्सप्लेन करेंगे किन सेक्शंस में ये बात की गई है। तो कहने का मतलब है यहां पर फिर जब ये कोर्ट में केस गया तो यहां जीवन के अधिकार की विशेष व्याख्या की गई है, तभी आप समझेंगे। जीवन के अधिकार की मैं आपसे पूछूंगा विस्तृत व्याख्या, एक आपका विस्तृत व्याख्या कहां पे की गई है, मतलब उसको लार्जली एक्सप्लेन कहां पर किया गया है। जीवन के अधिकार की एक विस्तृत व्याख्या वो हुई है आपका 1978 के केस में। तो इसको हमेशा याद रख लेना कि इसको लार्जली बड़े स्तर पर एक्सप्लेन कब किया गया। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की। और ये व्याख्या में क्या शामिल हुआ कि जीने से मतलब सिर्फ जीना नहीं होता है, आपका जो जीवन है वो गरिमापूर्ण भी होना चाहिए। कैसा जीवन होना चाहिए, मेरे साथ लिखें, सिर्फ लाइफ का मीनिंग नहीं है। लाइफ जो आपकी हो साथी वो गरिमापूर्ण भी हो, यानी डिग्निटी के साथ में, लाइफ विद डिग्निटी होनी चाहिए। अब गरिमापूर्ण जीवन कैसे होगा, मान के चलो आपसे बोल दिया भाई आप जिए और आपको मैं खराब पानी पीने के लिए दे दूं, तो ये कोई जीवन हुआ कि आपको पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल रहा है, साफ वातावरण तक भी आपको नहीं मिल पा रहा है, आपको स्टेट में नेशन में चिकित्सा नहीं मिल पा रही है और आप गरीब व्यक्ति हैं, तो क्या आप ये हक हो गया कि भाई अब मैं यहाँ बेड पर पड़े पड़े मर जाऊं? तो आप कहेंगे जी भैया, बात समझ में आई। तो विस्तृत व्याख्या में क्या क्या शामिल हुआ है वो हमको नोट करना है। तो यहां से अंदर से क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रख लेना। आपको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी,
आपके पास पैसा नहीं है तो ये किस में बताया गया है? निःशुल्क कानूनी सहायता, ये डीपीएसपीवी है। इसको हम आपका जब आर्टिकल 39 को पढ़ेंगे तब भी बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि आप कह सकते हैं फ्री लीगल एड आपको मिलेगा। आप गरीब हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई सरकारी वकील आपका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार होगा वहां पर, ठीक है। सतत विकास, जीवन का मतलब यही है जब आपको अपने विकास के सभी अवसर मिले, ठीक है। सतत विकास यानी कि इसको हम कह सकते हैं आपका कंसिस्टेंट डेवलपमेंट। एक सतत विकास का अवसर आपको मिले, ठीक है, सतत विकास का अवसर। आजीविका का अवसर आपको मिलना चाहिए, भाई जीवन है तो आपको कमाने के अधिकार भी तो हो। आजीविका का अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइवलीहुड, अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइवलीहुड ये बने। मां बनने का अधिकार, मां बनने का अधिकार, भाई कोई लड़की है और वो चाहती है कि मैं कभी मां ना बनूं, तो वो चाहे बने ना बने, ये उसका अपना अधिकार है। राइट टू बी ए मदर, राइट टू बी ए मदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये किसके लिए है आपका, भाई ऐसा आप ये सोचे कि भैया किसी के पेट में अगर बच्चा है और 7 महीने का बच्चा है मान के चलिए, और वो ये महिला ये कह दे कि नहीं मैं तो इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, तो ये नहीं। कहने का मतलब है मां बनने, यानी कि प्रजनन की बात हम अभी कर रहे हैं कि वो आपका क्या बोलेंगे, प्रेग्नेंट हो या ना हो, ये उनका अधिकार है अपना। और आप जानते हैं एक सीमित समय तक के लिए आपका अबोर्ट भी वो अपनी परमिशन से करवा सकते हैं, लेकिन हर स्थिति में नहीं करवा सकते। यानी मां बनने का अधिकार होगा, मां बनने का अधिकार। आगे बात करेंगे शांति का अधिकार। भाई आप के क्षेत्र में मान के चलो डीजे वगैरह परमानेंट बजता हो 24 घंटे, तो ये कोई जीवन हुआ आपका, आपके कमरे के बराबर में? तो आप क्या बोलेंगे भैया, मेंटल हेल्थ के मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगी आपकी। राइट टू पीस लिखिए, तभी हम कहेंगे कि गरिमापूर्ण जीवन है वो शांतिमय हो। अगर सार्वजनिक धूम्रपान, सार्वजनिक धूम्रपान, अब आपके चलो आप बस में जा रहे हैं और आपके बराबर वाले ने बीड़ी निकाल के लगा दी, तो सार्वजनिक धूम्रपान का अधिकार नहीं है कि आप कहीं भी बोले कि भैया मेरे पास तो सार्वजनिक धूम्रपान का अधिकार है। सार्वजनिक धूम्रपान के विरोध का अधिकार आपके पास है कि भैया स्मोकिंग एरिया में जाके करिए, विरोध का अधिकार। सार्वजनिक धूम्रपान समझते हैं ना, सार्वजनिक धूम्रपान यानी कि राइट अगेंस्ट पब्लिक स्मोकिंग, अगेंस्ट पब्लिक स्मोकिंग। तो कहां पे जाके स्मोकिंग करनी है? जो स्मोकिंग करते हों तो उनको प्रावधान दिया गया कि आप स्मोकिंग जोन में जाइए। इसलिए आपने देखा होगा वो कहीं कहीं पे लिखा होता है सिगरेट प्रोहिबिटेड एरिया, या आपका कुछ भी बोल दे वो आपसे स्मोकिंग प्रोहिबिटेड हेयर, कुछ भी लिखा हुआ है। ओके, तो सार्वजनिक धूम्रपान के विरोध का अधिकार भी आपको दिया गया है। मनपसंद विवाह का, इस पर तो लड़के खुश हो जाते हैं एकदम से, बोले अपना आर्टिकल तो ये है, बाकी तो आर्टिकल जैसे हैं वैसे ठीक हैं। मनपसंद विवाह का अधिकार, दोनों लोग बालिग हैं तो आप जिससे चाहें उससे शादी कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू मैरी एज पर चॉइस, राइट टू मैरी एज पर चॉइस, मैरी एज पर चॉइस, जो व्यक्ति जिसको पसंद करे, मनपसंद विवाह का अधिकार। आप हथकड़ी लगाने के विरोध में, हथकड़ी के विरुद्ध, अगेंस्ट कफिंग, जैसे आपको गिरफ्तार किया गया है और आपको हथकड़ी लगा के ले जाया जा रहा है, तो आप देखोगे उसके खिलाफ भी, अगर आप एक गंभीर अपराधी नहीं हैं तो ये भी आपका अधिकार है कि हथकड़ी ले जा करके, क्योंकि अभी आपका ट्रायल चल रहा है, बेशक आप अपराधी सिद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन अभी क्या है कि आपको हथकड़ी में जब और लोग देखेंगे तो फिर मतलब अन्य बातें क्या बोलें कि उसने बोला कि मेरी गरिमा नहीं है। हो सकता है कि अपराध के बाद में उस व्यक्ति की आंतरिक चेतना विकसित हो गई हो और उसने अभी यह निर्णय कर लिया है कि मैं जीवन में कोई अपराध नहीं करूंगा, तो यानी कि उस छवि को वो सुधारना चाह रहा है, तो ये भी उसका अधिकार होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे यहाँ पे? हथकड़ी के विरुद्ध, और आपका यहाँ पे बोलेंगे सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध। अब किसी को खुलेआम फांसी के आदेश हो गए, वो बोले नहीं, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध, यानी कि अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, उसके खिलाफ भी।
साफ पानी का अधिकार, कि व्यक्ति को साफ पानी मिले। क्लीन वाटर का जो राइट है आपका, क्लीन वाटर। एक स्वच्छ पर्यावरण, डिसेंट एनवायरमेंट भी उसको मिले। पर्यावरण, डिसेंट एनवायरमेंट, ठीक है। और साफ पानी हो गया, स्वच्छ पर्यावरण। इसके अलावा आपका निजता का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निजता का अधिकार, भाई गवर्नमेंट किसी के फोन टेप नहीं करा सकती है, विशेष परिस्थितियों में करा सकती है। राइट टू प्राइवेसी, भाई आप किसी के, अगर जैसे आप कहते हैं ना कि मैंने तो उसका कोई सॉफ्टवेयर का वो क्लोन ले लिया है, उसकी चैट मुझको दिखाई देती है, उसने आपके खिलाफ केस कर दिया, तो ये उसके अधिकार का हनन आप कर रहे हैं। तो राइट टू प्राइवेसी उसको है, मतलब उसकी चीज़ें क्या हैं, प्राइवेट रहें। और आपका सोने का अधिकार, बाबा रामदेव का किस्सा याद है, थम्सअप करें, मैंने इसी पॉलिटिक क्लास में आपको बताया था कि भीड़ रात को सो रही थी और लाठी डंडों से हमला हो गया बाबा रामदेव के ऊपर, ठीक है। जो बाबा रामदेव उस समय आपका प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो राइट टू स्लीप भी इसमें दिया गया है कि व्यक्ति की नींद में खलल नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा थोड़ी कि व्यक्ति सड़क पर सो जाएगा कि अन्य लोगों के लिए बाधा पहुंचाए, लेकिन अन्य लोगों के लिए बाधा नहीं पहुंचा रहा है। किसी पेड़ के नीचे व्यक्ति जंगल में सोया हुआ है और उसके आपका खेत भी नहीं है वो, तो आप वहां पर बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं, उसको जाकर के उठा नहीं सकते हैं, छोटू उठ जा, ऐसा नहीं। आपके खिलाफ क्या है, आपने उसके मौलिक अधिकार का हनन किया है। मम्मी पापा से मत बोल देना इस बात को सुबह को, भैया मेरी आंख नहीं खुल रही है 6 बजे, बोले मेरा मौलिक अधिकार है, आप इसे क्यों छीन रहे हो। तो ये क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सोने का अधिकार बताया। सोने का अधिकार। चिकित्सा का अधिकार, भाई कोई गरीब व्यक्ति है तो जिला अस्पताल में क्या होगा उसका, जिला अस्पताल में उसका फिर एक फ्री ट्रीटमेंट होगा। चिकित्सा का अधिकार यानी कि राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की गई है। अगर ये इतनी चीजें मिल रही हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अब आप समझ जाओगे कि ये गरिमापूर्ण है या नहीं है, तभी तो जीवन को आप कहोगे कि भाई वो गरिमापूर्ण है। तो 1978 के मेनका गांधी वाद से ये सारी चीजें निकल के आई कि सिर्फ जीने से मतलब जीना नहीं, वह गरिमापूर्ण जीवन भी हो। बात क्लियर है? सारे दोस्त बताएं एक बार, बात क्लियर है? आगे आते हैं। 1987 का एक केस है, उसको लिखना। श्रीपति दूबल, श्रीपति दूबल। और श्रीपति दूबल ये आपका किसे, महाराष्ट्र राज्य बनाम महाराष्ट्र राज्य था, याद रखना। इन्होंने क्या कहा था आपका, इन्होंने कहा था आपका कि जो जीने का अधिकार है ना, इसको केस में कहा गया था महाराष्ट्र कोर्ट के द्वारा, जो मुंबई हाई कोर्ट है आपका, जीने का अधिकार में मरने का अधिकार जो है ना वो शामिल है, मरने का अधिकार शामिल है, मरने का अधिकार शामिल है। किसमें आपका जीने का अधिकार, आप समझ गए जीना कैसा होना चाहिए, जीवन गरिमापूर्ण होना चाहिए। राइट टू डाई इसमें क्या शामिल है, ये बात कर रहे हैं। यानी कि मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन हुआ, इसको नोट करिए। डज द राइट टू डाई, यानी कि जो आपका मरने का अधिकार है, डज द राइट टू डाई या राइट टू लाइफ लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। डज द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू डाई, लिखेंगे। क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, हाँ या ना? आप क्या समझते हैं? यानी कि जैसे किसी व्यक्ति को आप ये समझिए, उसे अपने जीवन से प्यार नहीं रहा, और जीवन से प्यार यदि उसे नहीं रहा और उसकी कुछ स्थितियां ऐसी रहीं कि उसने अपने जीवन को त्यागने का निर्णय ले लिया, तो क्या उसको आप लोग बताएंगे कि वो शामिल है? तो आप कहेंगे नहीं। तो यहीं पर ये इन्होंने कहा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, यानी व्यक्ति अपनी जान भी यदि दे दे, यानी आत्महत्या कर ले, तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने बदला 1994 में। यहां पे हुआ था आपका पी रतिराम, इसको भी नोट करना, बनाम भारत संघ, यानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कह दिया गया था कि
जो जीने का अधिकार है उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति जो है आत्महत्या नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका जो जीवन है ना, वो सिर्फ आपका जीवन नहीं है। मैंने क्या बोला कि वो व्यक्तिगत हित के लिए ना होकर सामाजिक हित के लिए भी है। वर्तमान में अभी जब बीएनएस आया तो इस पर फिर से बहस छिड़ी, भारतीय न्याय संहिता, और उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया। आप समझिए, जब कोई व्यक्ति अपनी जान गंवाता है, मतलब वो अपने जीवन को छोड़ने का डिसीजन लेता है, तो उसकी मानसिक स्थिति उस समय कैसी रहती होगी? क्या खुश होकर के कोई व्यक्ति इस निर्णय को लेता होगा? तो आप कहेंगे कि भैया उसके अंदर एक मानसिक वेदना, व्यथा, एक पीड़ा, उसके अंदर उसकी लहरें उमड़ रही होती होंगी, दुख उसके अंदर पैदा हो रहा होता होगा। तो जो व्यक्ति पहले से परेशान है, अब उसने आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या कर ली तो उसका तो जीवन जो है वो खत्म हो गया, तो अब तो किसी को सजा मिलेगी नहीं इसमें। लेकिन उसने यदि आत्महत्या का प्रयास, जो आपका आईपीसी का सेक्शन 309 था, उसमें कहा गया था कि अगर अपने सुसाइड का प्रयास कर लिया और आप बच गए तो आप पनिशेबल हैं, आपको इसके लिए सजा सुनाई जाएगी। तो अब समझिए, एक तो व्यक्ति पहले से मानसिक पीड़ित था, व्यथा से घिरा हुआ था, उसके बाद उसने ऐसा प्रयास किया, उसका जीवन भी बच गया, और उस जीवन के बचने के बाद में उसके सजा का प्रावधान था। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाली स्थिति है। तो इस पे अभी आपका 2017 में जब बीएनएस आया ना, बीएनएस तो आपका अभी आया 2023-24 में, तो बीएनएस में हवाला दिया गया एमएचसीए का। एमएचसीए क्या है उसको कहीं नोट कर लो, क्योंकि वर्तमान में क्या स्थिति है वो आपको पता चलेगी। एमएचसीए 2017, इसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। और इसके अनुसार क्या है, अब अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास कर रहा है, आत्महत्या का जो प्रयास कर रहा है वह अपराध नहीं है। क्या बोलोगे? वह अपराध नहीं है, क्योंकि उसकी तो पहले ही मानसिक स्थिति ऐसी है, अब उसके बाद में उसको सजा और दे दो। तो क्या बोला गया, ये अब ये चीज क्या लागू हो गई? एमएचसी एक्ट क्या आपका लागू हो गया? हाँ जी, ये आपका अब याद रख लेना, बीएनएस में यही प्रावधान है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में यही लागू होगा। तो वर्तमान में मुझे बताएं, वर्तमान में ये अपराध है या नहीं है? हाँ या ना? वर्तमान में ये अपराध है या नहीं है? भैया आपका बोलेंगे अतुल सुभाष का केस हुआ, हाँ वो बचे नहीं ना, उनकी तो जो जीवन है वो समाप्त ही हो गया, और वो समाज को एक संदेश दे के गए। आजकल जो रिश्ते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ में लोग जी रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, तो लोगों के बीच में आज कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम लोग जो है ना खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहते, और हम एक कदम भी पीछे नहीं लेना चाहते, और हम खुद को छोटा नहीं करना चाहते। इसकी वजह से सारी चीज़ें पैदा होती हैं। दो भाइयों का विवाद इसी वजह से तो है कि एक भाई एक कोना उसने ज़मीन का बढ़ा लिया और दूसरा इस बात के लिए विरोध कर रहा है। वो बोले कि ठीक है भाई, इस धरा पे, इस पृथ्वी पर यदि मेरी बाजुओं में बल होगा तो मैं कुछ ना कुछ उत्पन्न कर लूंगा, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। तो उस तरह की जो संवेदनशीलता वो लोगों में नहीं बची। पत्नी के पति से बहुत सारे प्रश्न हैं, पति के पत्नी पर बहुत सारे शक हैं, भाई बहनों के बीच में बहुत सारी दरार आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्त संसार ऐसा, कुछ लोग बड़ा अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे इसमें, ये हुआ आपका आत्महत्या का प्रयास, वह अपराध नहीं है, ये बात आपको याद रख लेनी है। ये किस में बताया गया है? आपका आर्टिकल 21 में। तो जीवन की कितनी विस्तृत व्याख्या की गई है, आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी। अब यहां पर एक केस आता है जीवन की विस्तृत व्याख्या में, यूथेनेशिया। यूथेनेशिया, यूथेनेशिया, क्या बोलेंगे? यूथेनेशिया। यूथेनेशिया आप सब लोगों ने सुना होगा शायद, या नहीं सुना होगा पता नहीं, सुना है कभी? यूथेनेशिया का मतलब होता है दया मृत्यु, दया मृत्यु यानी कि मर्सी किलिंग, और विश किलिंग जिसको हम बोलते हैं इच्छा मृत्यु, विल किलिंग भी बोलते हैं, इच्छा मृत्यु, विल किलिंग, विल किलिंग। देखो पहले हम समझे इसका बैकग्राउंड, तब समझेंगे। यूथेनेशिया जो है वो दो तरह का होता है, एक तो एक्टिव होता है, एक्टिव यूथेनेशिया, और एक होता है आपका पैसिव। कैसा होता है? हिंदी में भी यही बोलेंगे,
पैसिव यूथेनेसिया। तो एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया ये दोनों क्या अंतर हैं, इस अब समझेंगे इस बात को। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति था और घर में आग लग गई और उस व्यक्ति का जो है 95% शरीर जो है वो जल गया और 5% शरीर ही उसका बचा। अब वो व्यक्ति इस हालात में है कि वो अब डिसीजन नहीं ले सकता है कुछ भी। अब उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, लेकिन वो मतलब अत्यंत दर्द में है, बहुत ज्यादा दर्द उस व्यक्ति को है। अब क्या किया जाए इस हालात में कि उसको या तो जिंदा रखा जाए या ये देख लिया जाए कि भाई इस व्यक्ति को अत्यंत पीड़ा हो रही है, तो इस व्यक्ति को जो है अब इसकी जीवन लीला जो है वो समाप्त हो जाए तो ही ठीक है। तो ये तो मृत्यु हुई। इच्छा मृत्यु क्या, उस व्यक्ति की इच्छा तो इसमें शामिल नहीं है। फिर तो इच्छा उसमें अगर उस व्यक्ति की ये हालात नहीं है, या तो वो खुद बोल के बताए कि भाई मैं अब जीना नहीं चाहता, ये दर्द मुझसे सहन नहीं होता, या फिर उसके जो अपने गार्जियंस हैं वो इस बात को कहें, जो उसके अपने गार्जियंस हैं वो इस बात को बोलें। तो ऐसा ही एक केस आता है भारत में, अरुणा सानबाग। लिखना उसको वापस, फिर हम लेके चलेंगे आपको ग्राउंड पे। अरुणा सानबाग, अरुणा सानबाग 1973 में, ठीक है। अब ये दिल्ली के एक हॉस्पिटल में नर्स थी। अरुणा सानबाग कौन थी, एक नर्स थी, और इनकी उसी अस्पताल में जो डॉक्टर थे उनसे शादी भी तय हो चुकी थी इनकी। तो रात को कहते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति था। अब मैं आपको बताऊं तो उस व्यक्ति का भी जो गांव है, मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी तो मुझे भी उनको देख करके बड़ा मतलब अपने कानून, अपने यहाँ की न्याय व्यवस्था पर मतलब बड़े प्रश्न चिन्ह लगे, और मैं विचारा उस बात को। तो जब कहते हैं कि भाई रात को ये अकेली थी, तो वहां पर सोहन लाल नामक एक व्यक्ति ने जो कुत्ता बांधने वाली जंजीर होती है उससे इनका गला बांध के इनके साथ में रेप किया। तो जब यहां से ब्लड की सप्लाई रुक गई उनकी, तो वो मस्तिष्क ने उनके ने काम करना बंद कर दिया, मस्तिष्क ने काम नहीं किया। अब आप समझिए, उस व्यक्ति को इस अपराध के लिए 1980 में रिहाई मिल गई, 7 साल जेल बस। और अरुणा सानबाग को बदले में मिला 2015 तक इसी हालत में रही, कोमा जैसी स्टेज में। 2015 में डेथ हुई इनकी। तो इनके लिए मतलब अब इनके परिवार का कोई था नहीं, परिवार में कोई नहीं था इनके। तो जो एक एक्टिविस्ट थी पिंकी वीरानी, और एक रिपोर्टर थे जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट निकाली सोहन लाल की कि वो कहाँ गया अपने जीवन में 1980 के बाद में। तो यहीं गाजियाबाद के पास में एनटीपीसी में वो चुपचाप काम करता था। कहते 1980 में उसके घर वालों ने उसको त्याग दिया, और जिला बुलंदशहर का एक गांव है आपका दादूपुर, वहां का रहने वाला था वो व्यक्ति। तो सही किया, ऐसे व्यक्ति का त्याग ही होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को त्याग दिया, तो वो अपनी ससुराल वगैरह में रहा कहीं जा करके, और एनटीपीसी में नौकरी की। बाद में एनटीपीसी को जब 2015 में इनकी डेथ के बाद में मामला बहुत, तो एनटीपीसी ने उस व्यक्ति को निकाल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि 2015 तक उस हालात से लेकर के आपका यहां तक ये कैसी रही, कोमा जैसी स्टेज में अत्यंत पीड़ा का इन्होंने मतलब उस पीड़ा को इन्होंने बहुत महसूस किया। तो पिंकी वीरानी ने कहा कि इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो इच्छा मृत्यु क्या होती है कि इच्छा मृत्यु के लिए उस व्यक्ति की जो आपका परमिशन ली जाएगी, लेकिन वो तो उस हालात में नहीं है, तो फिर उनके अपने होने चाहिए। अब अपने भी इनके नहीं है जो इस परमिशन को दें। अब जिसके अपने नहीं है, तो फिर अगर अपने भी नहीं है तो गार्जियन माना जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनका गार्जियन बने, जो इस बात की जिम्मेदारी ले। ठीक है, हम परमिशन देते हैं इच्छा मृत्यु की, लेकिन वो इनके केस में वो भी नहीं मरे, अंततः इनकी मौत हुई। तो दो तरह से ये हो सकता है। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है, इसमें तो व्यक्ति को क्या होता है, डायरेक्ट इंजेक्शन दे दिया जाता है। कोई इंजेक्शन दे दिया कि भाई अभी क्या है, इनको आराम से इनकी मौत हो जाए, लंबी पीड़ा इनको ना मिले। और पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है, जो सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे वेंटिलेटर पर थी आपका, तो सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाए। मतलब मान के चलो किसी को पाइप के थ्रू खाना दिया जाता है, तो वो जो खाने की सप्लाई है वो ना हो, या तो उसको रोक दिया जाए और धीरे धीरे व्यक्ति को मरने दिया जाए, और आपका या इंजेक्शन दे करके। तो सपोर्ट सिस्टम हटा करके, चाहे वो आपका कोई ऑक्सीजन का पाइप हो, कोई बात समझ में आई, क्लियर हो गया। तो यहां पर बात आई, दो तरह की यूथेनेसिया है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है यूथेनेसिया से लेकर के
याद रख लेना, सपोर्ट सिस्टम में आप लिख लीजिए, इसमें वेंटिलेटर हो सकता है, वो वेंटिलेटर हो सकता है, या आपका फूड सप्लाई उसको रोक दिया जाए। तो मुझे बताइए भारत में किस तरह का एक्टिव है कि आपका, या फिर आपका सपोर्ट सिस्टम हटा करके। तो याद रख लेना, भारत में पैसिव पैनोथेशिया को, जो भारत में क्या बोलेंगे, जो आपका पैसिव यूथेनेशिया है, पैसिव यूथेनेशिया, उसकी परमिशन है, यूथेनेशिया। ठीक है जी साहब। लेकिन ये सबसे पहले किसने बनाया था, तो कहीं किनारे पे लिख लेना, 2001 में बेल्जियम में बना था ये प्रावधान, बेल्जियम में ये बना था प्रावधान। ठीक है, कहां पे, बेल्जियम में। और आपका मतलब आपका फिर बना था ये, नहीं बेल्जियम में नहीं, पहले नीदरलैंड में बना था, बेल्जियम से पहले, सॉरी 2001 में नीदरलैंड, बेल्जियम ने तो बाद में बनाया। 2001 में नीदरलैंड ने, और यहां नीदरलैंड में तो क्या है, यहां पर सुसाइड भी वैलिड है। और इसके बाद में आपका जो बनाया नीदरलैंड के बाद में यूएसए में भी ये है आपका, बेल्जियम में भी ये है, यूएसए, बेल्जियम और आपका इंग्लैंड। ये सारे वो देश हैं जहां पर आपका क्या बोलेंगे, यूथेनेशिया को अलाउ किया गया है। ठीक है, अलाउ किया गया है। तो भारत में कैसा यूथेनेशिया है, तो जीवन के अधिकार में ये भी शामिल हुआ। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हम में से कोई शायद भविष्य में इस स्थिति में पहुंचे, भगवान करे ना पहुंचे, तो आपका उस समय के क्या ग्राउंड से क्या अधिकार हैं। इतना गंभीर टॉपिक चल रहा है, तब भी एक साथी को हैप्पी न्यू ईयर से मतलब है, बड़े कमाल की बात है। नवतेज सिंह जौहर, हमारी चेतना कब जागृत होगी। नवतेज सिंह जौहर, एक केस है 2018, इसमें क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसमें कह देना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है समलैंगिकता वैध है, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी जो है वो वैलिड है, समलैंगिकता वैध है। समझिए मेरी बात को, समलैंगिकता को क्या बताया गया, होमोसेक्सुअलिटी इज वैलिड। किस केस में कहा गया ये, तो इसका आर्टिकल ये आपका 21 से क्या लेना देना है। देखिए, जब हमने बताया आपको कि आपको जीवन का अधिकार है, आप चाहे जैसे जिए, आपका जीवन गरिमापूर्ण है। अब एक लड़के को लड़का पसंद आ गया, किसी को, इसी को बोलते हैं समलैंगिक, मतलब समान लिंग के, पुरुष को पुरुष पसंद है और किसी महिला को महिला पसंद है, जिसको पुरुष की कैटेगरी में हम क्या बोलते हैं, गे बोलते हैं, महिला की कैटेगरी में क्या बोलते हैं, उसको लेस्बियन बोलते हैं। तो हमारे यहाँ है ना LGBTQ सोसाइटी, L4 लेस्बियन। ठीक है, एक बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल को क्या है, आपका पुरुष भी पसंद है और स्त्री भी पसंद है, उस तरह के लोग भी हैं। एक आपका ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है, जो जन्म के विपरीत व्यवहार करें, लगते तो थे लड़के लेकिन व्यवहार उनका लड़की की तरह हो गया, और लगते थे लड़की हो गए लड़के की तरह। नहीं, मुस्कुराने और हंसने की बात नहीं है, सीखने की बात है। वो ऐसा थोड़ी है कि हुए, ऐसा हो सकता है आप भी हो जाए, आपके घर में कल को कोई ऐसा बच्चा हो जाए, संभव है ना, तब भी क्या आप इस तरह मुस्कुराएंगे। बात यह है, मैंने कल क्या सिखाया था, उस स्थिति में खुद को भी रख के देखना है, समझे। तो ये क्या है, ये कुछ आपका, तो उन्होंने बोला कि समान लिंग के जो लोग हैं वो उनके जीवन का अधिकार है ना, कोई किसी को चुने। आप क्या कहेंगे कानूनी रूप से कि अधिकार होना चाहिए या नहीं, कि कोई एक लड़का लड़के को पसंद करता है। अब इस तरह से नहीं, इससे तो समाज में गंदापन फैल रहा है। किस तरह का गंदापन, और कोई लड़की होकर के लड़की को पसंद करे, तो आप कहेंगे कानूनी रूप से भी वैलिड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है समलैंगिकता वैध है, ये भी आर्टिकल 21 में ही आता है। एक केस है जोसेफ साइन का, जोसेफ साइन केस 2018, लिख लेना इसको, जोसेफ साइन केस 2018। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो व्यभिचार है, व्यभिचार, ठीक है, व्यभिचार यानी कि आपका, इसको हम कह सकते हैं, और विवाहितर संबंध, आपकी शादी हुई किसी से, आप लड़के या लड़की जो भी हैं। अब अगर पुरुष जो है आपका जो पति है, समझ गए, इसको वैध बता दिया गया, भाई आपका पुरुष जो है वो पर स्त्री से संबंध बना ले, फिजिकल रिलेशन बना ले, यानी कि व्यभिचार, इसको क्या बोलते हैं हम, एडल्ट्री, एडल्ट्री। और विवाहितर संबंध यानी कि आपका, भाई आप किसके लिए डिवोटेड होने चाहिए थे, अपने पति
या पत्नी के लिए, अब चाहे उसके जो भी कोई कारण रहे हों कि उसके संबंध जो हैं वो बाहर स्थापित हो जाते हैं। तो पहले क्या होता था, आईपीसी का सेक्शन 497 था, वो बताता था इसको अपराध कि ये क्राइम है, आप अन्य किसी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं पति और पत्नी को छोड़ के, यानी पत्नी है तो पति और पति है तो पत्नी। लेकिन आप बाहर किसी अन्य मतलब ए और बी के रिलेशंस आपस में होने चाहिए, लेकिन एक्स कोई भी हो, चाहे पुरुष हो या एक्स वाई वाई कोई महिला हो, तो इसको क्या माना जाता था, पहले क्राइम माना जाता था। इसके बाद में कहा कि ये व्यक्ति के अपने अधिकार हैं, इनका बहुत जगह हनन भी होता है, बहुत जगह फायदा भी उठाया जाता है। जैसे ये आपका समलैंगिकता ये होता था, आपका आईपीसी में 377 होता था, इसको भी क्या अवैध घोषित कर दिया गया, फिर इसको भी अवैध घोषित कर दिया गया। बात क्लियर है? तो यानी कि व्यक्ति के जीवन में अपने अधिकार हैं। ओके, कोई दिक्कत? समझ गए इस बात को? अब छोटी सी बात और याद रख लेना, इसी में आपका आर्टिकल 21 में एक आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया है, जो क्या बताता है, शिक्षा का अधिकार। कौन बताएंगे शिक्षा का अधिकार किस केस से जोड़ा गया है? ये मेरा आप सब लोगों से प्रश्न है, आप बहुत दिन से पढ़ रहे होंगे। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, याद रख लेना। इसके लिए केस है मोहिनी जैन केस, मोहिनी जैन, मोहिनी जैन, मोहिनी जैन वाद, या बनाम ही लिख लो या वर्सेज लिख लें, बनाम कर्नाटक स्टेट है, बनाम कर्नाटक राज्य। कब का है? 1992 का। इसके बाद में 10 वर्ष के बाद में, 10 वर्ष के बाद में आपका 2002 में 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना। कब बना था? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। और इसमें क्या हो गया, आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। आर्टिकल 21A वर एडिड, और जब ये जोड़ा गया तो किसके लिए? बोलना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए। 14 वर्ष के बच्चे की शिक्षा की बात इसमें की गई। किसकी बात की गई? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की शिक्षा की बात इसमें की गई। इसको हम आपका आगे चल के मौलिक कर्तव्यों में भी पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह भी यही है कि भाई मौलिक कर्तव्य भी है माता पिता का कि अपने बच्चे को वो एजुकेशन दे, और साथ में इसको उस बच्चे का राइट भी बना दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की शिक्षा की बात कहाँ पे की गई है? वो आर्टिकल 21 के सबसेक्शन ए में की गई है। इसी के थ्रू फिर लाया गया आपका, याद रख लेना, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन, बताएं किस ईयर में आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था भैया? 2009 में। इसमें बहुत सारी बातें की गई थी। यही वो अधिनियम है जिसमें आपको पता होगा कि पहले जो टीचर्स थे, जो ट्यूशन पढ़ाते थे, उनके ट्यूशन्स पर रोक लग गई थी कि पहले तो वे स्कूल में पढ़ाते थे और बच्चों से कहते थे प्रैक्टिकल वगैरह में मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, हमारे पास ट्यूशन आओ। तो उसको ट्यूशन को रोक दिया गया था कि जो भी पढ़ाते गैर कानूनी रूप से बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं अभी भी। यहीं पर बताया गया था जो टीचर्स हैं, अब टीचर्स की पहले क्या गवर्नमेंट कहीं भी ड्यूटी लगा देती थी, तो उन्होंने कैटेगरी बताई कि चुनाव के समय आप ड्यूटी लगा सकते हैं उनकी, जनगणना सेंसस हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, या कोई भी रिलीफ वर्क है, राहत कार्य है, भारत में ऐसी स्थिति आ गई है कि अभी लोगों को ज़रूरत है, तो राहत कार्य, चुनाव और जनगणना के समय पर ही उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये अब सारी बातें किस में की गई थी? राइट टू एजुकेशन एक्ट में। और याद रख लेना ये राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ था? डेट इसकी याद रख लेना। RTE कब लागू हुआ था? तो RTE ये भी पूछा जाता है 1 अप्रैल 2010 को। एक्ट तो 2009 का है, तो RTE लागू हुआ 2010 में। एक बार बताएं मुझे, सारी चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं 6 मैंने बताई। व्यक्ति बोलना सीखा, बोलते ही उसने क्या कर लिया था आपका? सभा की, सभा में संगठन बनाया, संगठन के बाद में आपका घूमने निकले, फिर ठहरे, फिर जीविका की आवश्यकता पड़ी।
आर्टिकल 20 में 3 मैंने छूट बताई व्यक्ति को कि भाई दोष सिद्ध बेशक हो चुका है, लेकिन एक तो अपराध के समय बने कानून से अनुसार सजा होगी, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा। तो 2 बार की बात कहाँ की गई है, 2 में ही की गई है। दोहरे की बात 2 में ही की गई है, बड़ा आसान है। कार्य पहले नंबर पर आता है जीवन में, कर्म पहले पर आता है, तो 20 के पहले में कर्म यानी कार्य की बात की गई है। तीसरे में आपका साथी आत्म अभिशंसन, इसके लिए मैंने पूरी कैटेगरी बताई कि ये आत्म अभिशंसन है तो इसको नहीं कर सकते हैं, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दी जाएगी। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, एक गोपालन केस में उसकी क्या हुई, एक आपका एक लिमिटेड एक्सप्लेनेशन उसको किया गया, लिमिटेड एक्सप्लेन किया गया उसको, लेकिन फिर उसको लार्जली एक्सप्लेन किस केस में किया गया, मेनका गांधीवाद में। ठीक है, और मेनका गांधीवाद जो है इसमें ही आपका फिर आगे आप देखेंगे जब आर्टिकल हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 21 को हमने अभी पढ़ा था, इसमें हाँ आर्टिकल 21 में एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ये हमने आपको बताई नहीं। जैसे भारत में घूमने का अधिकार तो आर्टिकल 19(1)D में है, विदेश घूमने का अधिकार इसको भी नोट कर लीजिए। विदेश घूमने का अधिकार इसी वाद से दिया गया था, विदेश घूमने का अधिकार नोट कर चुके भैया। विदेश घूमने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में, भारत के अंदर आर्टिकल 19। श्रीपति दुबल में जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है कहा गया, पी रतिराम में कहा गया नहीं है। वर्तमान में स्थिति क्या है, बीएनएस में मेंटल हेल्थ जो केयर एक्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए कि भाई व्यक्ति की पहले ही स्थिति खराब है, उसको और सजा नहीं देंगे। यूथेनेशिया में हमने बात की, एक्टिव यूथेनेशिया या पैसिव, भारत में पैसिव यूथेनेशिया के लिए केस है अरुणा शानबाग का। नवतेज सिंह जौहर में कहा गया समलैंगिकता वैध है, हेमोसेक्सुअलिटी जो है वो वैलिड है। ठीक है, और क्योंकि व्यक्ति का अपने जीवन का अधिकार है, व्यभिचार ये भी उस व्यक्ति की अपनी पसंद पर आधारित है। शिक्षा के लिए आर्टिकल 21A जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन, मोहनी जैन से 86वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं साथी, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। देखो क्वेश्चन करने के साथ में मैं आपको बता दूं, जो भी साथी आपका वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टैटिक जीके की जो बुक है ये हमारी आज आपका अमेजन पर या हमारी साइट पर भी आपका सेल में है। तो जिन भी साथियों के मैसेज थे कि बुक हम नहीं परचेज कर पा रहे हैं, जो कुछ भी था, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से, पिछले बहुत दिनों से मना करता आ रहा था उनसे किताब के लिए कि इसको अपडेट हो जाने देना तभी लेना, तो ये अपडेट हो चुकी है। ठीक है, और आज अवेलेबल है ये आपके लिए रात तक, तो आज रात तक आप इसे परचेज कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो ही आगे आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं यही किताब लोगे तो ही आपकी ज़िंदगी बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी, ऐसा कुछ नहीं है छू मंत्र जैसा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है ये कह सकता हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। एसएससी सीजीएल एग्जाम देख लिया करो किस एग्जाम में आया है, और उससे लेवल पता चलता है परीक्षा का। 19(1)D में क्या बताया गया है दोस्त, आपका अभिव्यक्ति। 19(1)A शांतिपूर्वक इकट्ठा एकत्रित होने का, बी में ठीक है इकट्ठा हुए आपका क्या बोलेंगे आपका, और भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार। पेशा किस में है आपका, जी में, किस में है, जी में। जी लगता है ना आदमी का व्यवसाय में, बिजनेस में जी लगता है उसका, ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19(2) के तहत भाषण की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का वैध आधार नहीं है। मैंने कहा था कि भाई आपको अभिव्यक्ति दी गई है, यानी भाषण आप दे सकते हैं, अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उससे अगले में ही प्रतिबंध भी बताया गया मैंने आपको। अब प्रतिबंध जो बताया गया है वो किस आधार पर नहीं लगेगा, तो क्या बोलेंगे, वह आपको भाषण देने से नहीं रोका जाएगा, सार्वजनिक व्यवस्था। इस प्रश्न का जो आपको अपने विवेक से उत्तर देना था, भाई सुरक्षा पर आप बोल दे, मैंने कहा जैसे कि कश्मीर हिस्सा नहीं है तो इससे भारत के अंदर हिंसा भड़क सकती है। आप जो भाषण दे रहे हैं वो आपका पाकिस्तान से प्रेरित है, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध है, या आप ऐसा भाषण दे रहे हैं जिससे आपका पब्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं होगा। तो कॉमन सी बात हुई कि पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड पर, पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड पर। भारत के संविधान के यथा संशोधित अनुच्छेद 19(1) में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, 19(1) में कौन सा शामिल है बताएंगे। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ जी 1A में है। शांतिमयता से बिना शस्त्र इकट्ठे होना 19B में। संपत्ति का अर्जन कहीं नहीं बताया गया भैया, ठीक है, संपत्ति को तो हटा दिया गया, F में हुआ करता था। पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से आना जाना, हाँ जी आप आ जा सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, वहाँ 1 2 4 हो जाएंगे, 1 2 4 ऑप्शन डी सही होगा। CDS में पूछा गया अभी रिसेंट में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है 19B, ये उपाधियों का उन्मूलन, आर्टिकल 18 में हमने पढ़ा था ये, ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये महत्वपूर्ण है आपका, क्या बोलेंगे, यही है 20। धार्मिक मामलों के बारे में आर्टिकल 25 से 28 में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी आर्टिकल्स हैं, ओके।
अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है? 20 का कौन सा पार्ट है जो दोहरा खतरा, डबल जेपार्डी को बचाता है, डबल जेपार्डी को दूसरा ही बचाता है आपका? तो पूछा ना सब सेक्शन से भी क्वेश्चन, अभी 2024 में पूछा CHSL ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? आर्टिकल 20 में क्या नहीं था? तीन चीजें हमने पढ़ी थी। दोहरे जोखिम की बात की गई थी, हाँ जी। कार्योत्तर कानून, एक्स पोस्ट फैक्टो की हमने बात की थी, एक्स पोस्ट लॉ की, हाँ जी बात की थी। यातना आत्म दोष के विरुद्ध यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात हमने की थी, आत्मसंसन की, हाँ जी। तो यातना के विरुद्ध नहीं दिया गया था कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट, अभी पूछा गया UPPCS। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्व दोषारोपण से स्वयं के खिलाफ दोष, क्या बोल रहे हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन को किस में बताया गया? 20 में बताया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है किसी अपराध के आरोपी के व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो 20 का थर्ड है, आपको सब सेक्शन भी बोलने, 20 का थर्ड अभी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट जबरदस्ती करवाना किसका उल्लंघन होगा? तो किसका उल्लंघन है? व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता का, एक तो उसके जीवन का, और साथ में 20 का थर्ड, यानी क्योंकि उसको अभिशंसन माना गया है, अभिशंसन माना गया है। पॉलीग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो आमतौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए? आंसू गैस का गोला प्रक्षेपित करना? नहीं भैया, आंसू गैस का गोला तो जहां आपको टारगेट करना है ना, उससे 8-10 फीट दूर फेंकना पड़ता है, रबड़ की गोली होती है उसमें, ठीक है, मैंने उसके बारे में रिसर्च किया है। झूठ का पता लगाने के लिए, झूठ का पता लगाने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? 21 राष्ट्रीय आपातकाल, 352 जीवन का अधिकार, आर्टिकल यही तो 21 ही तो होगा। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में हो गया। मौलिक कर्तव्य अभी हमने पढ़े नहीं, आर्टिकल 51A में आएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? 21 का उल्लंघन तब होता है जब विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, ठीक है। तो यानी कि उनको क्या अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए क्या बोले, उसको न्यायिक हिरासत में रख दिया है। तो न्यायिक हिरासत में रख दिया यानी कि ठीक बात है। वो आपका जीवन का अधिकार बुनियादी मानव अधिकारों में से एक है। राज्य को भी उस अधिकार को उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ना राज्य को ना व्यक्ति को, किसी को अधिकार नहीं है। आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत एक महिला का प्रजनन विकल्प चुनने का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आयाम नहीं है। आप कहेंगे भैया है, यानी कि उसको प्रजनन उसको करना है, नहीं माँ बनना का उसका अपना अधिकार है। तो 1 और 2 हो जाएंगे। कौन से सही हो गए? 1 और 2। 3 सही नहीं है क्योंकि उसमें नहीं दिया गया है। आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के हिस्से के रूप में घोषित किया गया है। बताएंगे भाई कौन से आर्टिकल्स हैं वो, देखें जरा। निजता का अधिकार बताया था, राइट टू प्राइवेसी, हाँ जी भैया बताया था। राइट टू गुड हेल्थ, हाँ जी। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, आर्टिकल 21, हाँ जी। कानूनी सहायता का, हाँ जी। तो चारों हो गए ना, तो क्या बोलेंगे 1 2 3 4, चारों हो जाएंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल जो 21 है बताएंगे, उसमें कौन से राइट्स को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, किन को फंडामेंटल राइट्स माना गया है? सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार की बात हमने की थी, हाँ जी। आपका सतत विकास का अधिकार, क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या आपका कंसिस्टेंट डेवलपमेंट, एक ही बात हुई। आजीविका का आधार, राइट टू लाइवलीहुड बताया गया। 16 वर्ष तक की आयु की निःशुल्क शिक्षा, नहीं 14, कितने बोलेंगे भैया, 6 से 14 वर्ष की बात की गई है, ठीक है। प्रतिष्ठा का अधिकार दिया गया, राइट टू डिग्निटी को इसमें दिया गया है। बताओ भी फटाफट से। अब इसको आपको सोचना है थोड़ा सा। तो मैंने क्या बताया, गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, यानी कि लाइफ विद डिग्निटी होनी चाहिए, प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। तो सही बात है। तो कौन सा हो जाएगा? बस डी गलत हो गया। डी गलत हो गया तो आपका ABC ही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? किस आर्टिकल में है राइट टू प्राइवेसी? भैया 21 में है। 21 में अभी आया UPSC प्रीलिम्स 2024 में, अभी का जो प्रीलिम्स था। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में स्वच्छ जल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? स्वच्छ जल किस में बताया गया है? आर्टिकल 21। गरिमापूर्ण जीवन अगर समझ जाओगे तो दिक्कत ही नहीं है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश कौन सा है आपका? नीदरलैंड है। क्या बताया था मैंने? नीदरलैंड। क्या बोलेंगे? ये आपका नीदरलैंड है भैया, जिसने क्या बनाया, इसको वैलिड बनाया। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय का मतलब क्या हो गया आपका? क्या बोलेंगे? एक तो होगी सक्रिय एक्टिव, और एक पैसिव क्या हो गई आपका? निष्क्रिय। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? पैसिव एथनेशिया की बात कर रहा है। उसको किस मामले में वैध बनाया गया था? तो किसका मामला है? अरुणा रामचंद्र सानबाग बनाम भारत संघ है।
नवतेज सिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघ इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिया। नवतेज सिंह जौहर, तो जौहर को सोहर से याद रख लेना, समलैंगिकता, समान लिंग वाले को उसने सोहर मान लिया, ऐसे समझ लो। ओके। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाया, जो व्यभिचार को बताती थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बताती थी, उसको अपराध मुक्त किया। जोसेफ साइन केस है 2018 का। अनुच्छेद 21A और आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ? ये आपके लिए होमवर्क है, अभी कोई आंसर नहीं देगा। वीडियो के बाद में अगर जिसने वीडियो को बहुत ध्यान से सुना हो तो वो होमवर्क का आंसर जरूर दिया करें। उम्मीद करूंगा सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कल की क्लास में हम आर्टिकल 22, 23 और 24 तीन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम 25 से 28 को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे और आपके ज्ञान का जो स्तर है वो बढ़ रहा होगा। तो ध्यान रखिए अपना बहुत सारा, प्यारे सभी साथी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्यास्त्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।